अच्छा जी। तो ये हम जहाँ से लास्ट टाइम छोड़ा था वहीं से हम जो है ना इसको भी स्टार्ट करते हैं। सॉरी। अच्छा, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है लास्ट लेक्चर में हमने जो वेब आर्काइव थी वहाँ से डाटा डाउनलोड किया था डाटा की प्रोसेसिंग करते हुए। तो वहीं से इसको थोड़ा सा मैं आगे जो है वो आपको कुछ आज थोड़ी सी एडवांस चीज़ें ज़रा बताऊंगा जो कि आपको ज़्यादा अरसे तक आपके साथ काम आएंगी। और ये जो चीज़ें बता रहे हैं ये प्रैक्टिकल चीज़ें, यही आपने तकरीबन हम इसी इसी चीज़ के इर्द गिर्द जो है वो काम कर रहे होते हैं, जितना भी काम कर रहे होते हैं। इससे आगे पीछे हम जो है वो नहीं जाते। अच्छा हाँ, ये हमने किया था कंप्यूटर लेके, तो उनकी जो थी ये डेट्स वगैरह जो थी हमने वो निकाली थी, उनकी आर्काइव डेट। ठीक है। तो अभी हम ये करते हैं कि हम जो है, सॉरी, इसको हम यहाँ से नीचे ले आते हैं। इसी के साथ जो है ना हम सेशन को आज वाले को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम जो हमने चीज़ें की हैं उसमें हमने कुछ एक तो ये किया था कि रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को आपने यूज़ कैसे करना है। यानी आपने इंटरनेट से जो डाटा डाउनलोड करना है वो नॉर्मली तो आप जैसे आप ब्राउजर में कोई वेबसाइट खोल रहे होते हैं, तो जब आप यही काम जो है वो करना चाह रहे हो पाइथन के अंदर, तो उसकी मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरी जो है वो रिक्वेस्ट है। इसके अलावा और भी दो चार तरीके हैं जिनके जरिए जो है वो हम डाटा डाउनलोड कर सकते हैं या जो वेबसाइट्स का डाटा उसको एक्सेस कर सकते हैं। और लेकिन ज़्यादा पॉपुलर जो है वो रिक्वेस्ट लाइब्रेरी है, जहां पे आपको गूगल या कोई और वेबसाइटें आपको रिस्ट्रिक्शन दे रही होती है ना, आपको डाटा डाउनलोड नहीं करने दे रही होती, या कहती हैं ये बोट आ गया मैंने इसको रोकना है। उससे बचने के लिए फिर हमारे पास जो है वो ब्राउजर बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं, उनको हम यूज करते हैं। वो अभी हम आज नहीं कर रहे उसको, हम अभी सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट पे रहेंगे। लेकिन बताने का मकसद यह है कि इसके अलावा और भी लाइब्रेरीज होती हैं जिनको हम जो है वो यूज कर सकते हैं और हम अपने प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा हमने ये देखा था कि किस तरह जो है हमने आर्काइव डेट्स जो है उसको चेक करना है आर्काइव की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाके। ठीक है, आप मैनुअली भी कर सकते हैं और यहाँ इस वाले अप्रोच के साथ जो है कर सकते हैं। अब जब ये वाली अप्रोच हम यूज कर रहे थे, ये मैं यहाँ से ये वाला कोड जो है उसको लेता हूँ। बल्कि एक काम करते हैं, यहाँ पे हम नई नोटबुक बना लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा सेपरेट रहे, और फिर जब मैं नोट्स को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ तो मुझे भी आसानी रहेगी इसको करने में। अच्छा जी, डेट्स एंड डाटा। अच्छा, एक फंक्शन हमने अभी तक जो है वो ये किया हुआ है जिसमें हम आर्काइव डेट चेक करते हैं, इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं ताकि मेमोरी में हमारे पास ये जो डाटा है वो आ जाए। अच्छा, इससे पहले कि हम डेट्स को देखें, क्योंकि अभी तक हमने जितनी डाटा टाइप्स की हैं वो सारी चेक की हैं, लेकिन हमने डेट को अभी तक नहीं देखा। तो उसके लिए पाइथन के अंदर एक लाइब्रेरी है, डेट लाइब्रेरी। डेट टाइम हम उसको बोलते हैं, आपने वो देखनी है। डेट टाइम पाइथन, आप इसको इस तरह करके सर्च कर लें, वैसे लिंक आपको मिल जाएगा। ये पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। ठीक है। मैंने आपको बताया था पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की होती है, और आपके पास जो है वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज होती हैं। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी वो होती है जो जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर इंक्लूड होती है, और थर्ड पार्टी वो होती है जो आप इंस्टॉल करते हैं। जैसे आपने इंस्टॉल की थी लास्ट टाइम, लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी रिक्वेस्ट की, वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। और डेट एंड टाइम की जो लाइब्रेरी है वो या पैकेज है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो हम इसको देखेंगे, डेट एंड टाइम के पैकेज को देखेंगे, और मैं बेसिक ओवरव्यू दूंगा। इसके बाद आप मेजॉरिटी एग्जांपल्स जो है इनकी इस वाली वेबसाइट के ऊपर जाके मजीद डिटेल में इसको देख सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़े। लेकिन जो बेसिक है वो मैं आज आपको बता दूंगा, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो कवर नहीं होती। आपने ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो है ये आपकी समझ लें, ये इसको क्या कहते हैं, बाइबल है जैसे, ये होली बुक है। यहीं से आपको सारी की सारी चीज़ें मिला करेंगी। जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम है आप इधर आके देखेंगे। कोशिश किया करें जो डॉक्यूमेंटेशन हो उसको अपना फ्रेंड बनाएं, उसको देखें, उसको पढ़ें। चाहे आप इधर से पढ़ लें, क्योंकि पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन मुझे नहीं पता पाइथन पाकिस्तान में मार्केट में प्रिंटेड वगैरह या कहीं पे मिलती है।
जैसे HTML वगैरह की मिल जाती हैं प्रिंटेड ना डॉक्यूमेंटेशन, तो इसकी तो शायद आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आप इसके ब्राउजर पे जाएंगे ना docs.python.org, यहाँ से आपको मिल जाएंगी। अच्छा जी, अब हम जाते हैं यहाँ पे, आप नीचे आएंगे थोड़ा सा, मैं आपको बता देता हूँ जी। ये वाली जो है, ये एग्जांपल है कि आपने जो डाटा है उसको रीड कैसे करना है। ठीक है, तो आईएसओ का आपको पता होगा, जो आप में से बिजनेस के स्टूडेंट है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका आपको पता होगा, और आईएसओ के फॉर्मेट्स वगैरह होते हैं। तो इसी तरह जो डेट है उसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स जो है वो डिफाइन हुए हुए हैं कि जी सबसे पहले मंथ लिखा जाएगा या ईयर लिखा जाएगा। पाकिस्तान में डेट और तरह लिखी जाती है, जैसे हम लोग महीना लिखेंगे, फिर उसके बाद जो है वो हम डे लिखेंगे, मंथ लिखेंगे, और उसके बाद हम ईयर लिखेंगे। कुछ कंट्रीज में जैसे अमेरिका है तो वहां पे आपको डे मंथ पहले लिखा जाएगा, डेट बाद में लिखी जाएगी। तो इन चीजों से कंफ्यूजन से बचने के लिए आईएसओ फॉर्मेट 8601 जो है ना, ये फॉर्मेट डिफाइन करता है कि स्टैंडर्ड में हम डेट को कैसे लिखना है। ठीक है, तो आपने जब भी डेट्स के साथ काम करना है पाइथन के पास इंटरनली जो है वो एक डेट का मैकेनिज्म है। यहां से मैं एक मिनट यहां से इसको खोल भी लेता हूं, चलिए ड्रा पे देख लेते हैं इसको। अच्छा, ये हमने शायद लास्ट टाइम किया था, उसका रिकॉर्ड पड़ा है अभी। सर मेरा एक सवाल था। जी जी बोले। सर ये जो लाइब्रेरी जब हम इंपोर्ट करते हैं, तो अभी हमने रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी देखी थी, तो हमने लिखा था इंपोर्ट रिक्वेस्ट, हमने उसमें फ्रॉम यूज़ नहीं किया था। और जी जी। अभी जब हम डेट की देख रहे हैं, तो अब हमारे पास यहाँ पे फ्रॉम पहले, और इसी तरीके से हमने एक यूआरएल पार्स की देखी थी, तो उसमें भी हमने फ्रॉम लिखा था पहले। तो मतलब ऐसी कौन सी लाइब्रेरीज होती है जिसमें हमें फ्रॉम नीड होती है लिखने की, या फिर ये जनरल है कि हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख के उसी तरीके से इसको इंपोर्ट करते हैं जैसे इसकी डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो आप बता रही है ना, ये तीन फर्क आपको मार्केट में मौजूद मिलेंगे। कुछ लाइब्रेरीज में हम फ्रॉम यूज कर रहे होते हैं, कुछ लाइब्रेरीज जो होती हैं उसमें हम जो है वो इंपोर्ट यूज कर रहे होते हैं, और कुछ लाइब्रेरीज में हम जो है वो सब मॉड्यूल्स को भी इंपोर्ट कर रहे होते हैं। मैं इसके बारे में आपको जरा अभी बताता हूं, लेकिन ये पहले एक जो छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने लगा था वो आपको बता दूं। आप ये देखें, जो आप जब डेट डेट या टाइम होता है, पाइथन जो है वो डेट और टाइम को ऑर्गेनाइज करती है। जैसे मैं आपको यहां से बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये समझ करें कोई मेमोरी के अंदर जगह है जहां पे आपने कोई डेट सेव करनी है। ठीक है, जब आप डेट सेव करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं से इसको कोई इनपुट देनी है, कोई फॉर्मेट तो होगा ना जहां से इनपुट आ रही है। जैसे कि आपके पास डेट का फॉर्मेट आ गया 15/12/1968, फर्ज करें आपके पास एक डेट का फॉर्मेट जो है वो ये आ गया। ठीक है, इसी तरह आपके पास डेट का एक फॉर्मेट जो है वो ये भी हो सकता है कि आपके पास डेट मंथ हो ही, डे हो ही ना, बल्कि सिर्फ 09008 लिखा हो, कुछ इस तरह करके डेट का फॉर्मेट आ जाए। ठीक है, और एक आपके पास फॉर्मेट ये भी हो सकता है कि फर्ज करें 2023/10/12/01। ठीक है, ये भी एक डेट का फॉर्मेट हो सकता है। तो अब आपने ये देखना है, आपने जब ये डेट को इंपोर्ट करना है तो इस मॉड्यूल को जहां पे आप उसको सेव कर रहे हैं उसको कैसे बताना है कि ये कौन सी डेट आ रही है। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर है जिसके जरिए आप इसको इन्फॉर्म कर रहे होंगे, वहां के इंपोर्ट करने के लिए आपको कोई ना कोई एक्स्ट्रा फंक्शंस चाहिए होंगे। जैसे कि हमने अभी एक फंक्शन देखा, या हमने एक अप्रोच देखी जिसको हम बोलते हैं आईएसओ का डेट फॉर्मेट। इसी तरह अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ गया या आप कोई आउटपुट देना चाह रहे हैं, आउटपुट जा रही है यहां से, डेट आपका कोई ऑब्जेक्ट है, वहां से आपने डेट प्रिंट करनी है। जब आप डेट प्रिंट कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ 1968 जो है ना वो ईयर प्रिंट करना है। मेरा जो क्लाइंट है उसको इससे कोई गरज नहीं है कि महीना क्या था और जो है ना वो दिन कौन सा था, इससे इसको कोई गरज नहीं है। इसके अलावा बाज दफा ऐसे भी होता है कि आपको ईयर की जरूरत नहीं होती, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो 01 और 0 और 10 फर्ज करें 1 ऑफ अक्टूबर जो है डेट जो है सिर्फ उसकी जरूरत है आपको। तो ये जो आउटपुट होती है इसका भी कोई ना कोई फॉर्मेट होगा, इनपुट का फॉर्मेट होगा और आउटपुट का फॉर्मेट होगा। इन चीजों को मैनेज करने के लिए आपके पास पाइथन जो है वो ऑक्सिलरी फंक्शंस आपको प्रोवाइड करती है, लेकिन जो कोर कॉन्सेप्ट होता है वो डेट का वैसे ही रहेगा। इसको हम टेक्निकली बोलेंगे डेट टाइम ऑब्जेक्ट। ठीक है,
ऑब्जेक्ट से मुराद ये है कि ये पाइथन का एक ऑब्जेक्ट है। ये मैंने अभी आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स वगैरह इतनी डिटेल में नहीं बताए। आप सिर्फ ये ज़हन में रखें कि ये पाइथन की मेमोरी के अंदर आपकी एक लोकेशन है और इसके साथ कोई ना कोई जो है ना वो प्रॉपर्टीज जो है वो एसोसिएट्स हैं। ठीक है, जैसे कि उसके अंदर टाइम क्या है, मंथ क्या है, ईयर क्या है कि और इस तरह की जितनी भी, और सेकंड्स कितने हो गए हैं, माइक्रो सेकंड्स कितने हो गए हैं, नैनो सेकंड्स कितने हो गए हैं, इस तरह की जो ना करेक्टरिस्टिक्स इस ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट होती हैं। और आपके पास इनपुट के फंक्शनैलिटीज आ जाएंगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप जब रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो आपके पास ये रिकॉर्ड में रहे कि ये इनपुट आ रही है और यहाँ से आपके पास ये सारे के सारे इनपुट हैं और इसी तरह आपके पास ये आउटपुट के फॉर्मेट्स भी आ गए। तो हमने इसके दरमियान में रहना है और यहाँ से मैं इसको कुछ कलर दे देता हूँ ताकि ये हमारे पास सेपरेट आ जाए। और इसके अलावा चलें यही ठीक है। और इनको भी जो है मैं एक सेपरेट कलर दे देता हूँ कि ये मेरे जो हैं इनपुट हैं सारी की सारी। ठीक है, इनपुट के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। तो अब आपको थोड़ा सा इसके अंदर से ये चीज़ कवर हो जाएगी। और हम जब काम कर रहे होंगे हम सारा का सारा काम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कर रहे होंगे। तो अभी हम उसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको डेट और टाइम की जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएं, कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएं। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं इसके बारे में शायद हम नेक्स्ट लेसन में या एक या दो नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हम इन चीज़ों को देख लेंगे कि ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं। जिस तरह हम फंक्शंस बनाते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स वगैरह को डिस्कस करते हैं, वो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ ये फिगर ज़हन में रखें आप। तो अब हम आते हैं दोबारा वापस जो है ना अपनी इस एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं कि आपने डेट और टाइम को कैसे इंपोर्ट करना है। तो डेट, अब देखें आप लोग जो है वो काम कर रहे हैं डाटा के ऊपर और आप मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग का डाटा कर रहे हैं। आपके पास सारे का सारा डाटा आ रहा है। डाटा जो होता है ये प्रोबेबली मैंने डाटा की जो इनिशियल हमारा जितना डिस्कशन हुई थी उसके अंदर मैं आपको ये डिटेल में बता चुका हूं। एक आपके पास टेम्पोरल डाटा होता है और एक आपके पास स्पेशल डाटा होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी किस्में होती हैं, लेकिन अभी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है जब आप मार्केटिंग के डाटा के ऊपर काम कर रहे होंगे वो टेम्पोरल होगा या स्पेशल होगा। टेम्पोरल से मुराद ये है कि उसके ऊपर टाइम की वेरिएशन आ रही है या टाइम जो है उसके साथ टाइम इज एसोसिएटेड। यानी आप कह सकते हैं कि आपकी ये मार्केटिंग की कैंपेन सुबह 5 बजे चलेगी या शाम को 8 बजे चलेगी, या यूट्यूब की ये वीडियो जो है वो आप रात को हर रोज रात को 8 बजे जो है ना वो लाइव करेंगे क्योंकि दैट इज द मैक्सिमम टाइम फॉर योर एंगेजमेंट। तो ये जो एंगेजमेंट के साथ आप उसको टाइम को एसोसिएट कर रहे हैं, इसका मतलब ये एंगेजमेंट का जो डाटा वो टेम्परल डाटा है और ये हमारे पास तकरीबन मेजॉरिटी डाटा के साथ टेम्परल डाटा होता है। इसी तरह स्पेशल डाटा से मुराद होती है लोकेशन का डाटा भी जिसके साथ अटैच हो। यानी कि आपने मार्केटिंग की कोई कंपेन बना रहे हैं या कोई वीडियो आपने लॉन्च किया या आप फर्ज करें कोई वीलॉग बना रहे हैं, तो वो जो चीज बना रहे हैं उसके साथ आप ये भी बता रहे हैं कि ये व्लॉग जो है वो आपने मॉडल टाउन लाहौर में किया है या क्लिफ्टन कराची में कहीं पे आपने इसको जो है वो उसकी एक्विजिशन की है डाटा की। तो जब हम पोजीशन को अटैच करते हैं उस वक्त जो डाटा होता है उसको हम बोलते हैं स्पेशल डाटा। स्पेशल इंग्लिश में हम मतलब ये स्पेशल के लिए हम जो है कंटिन्यूसली ये वर्ड जो यूज करते हैं। इसकी भी आगे सैकड़ों किस्में होती हैं, दो चार भी नहीं होती, बहुत ज्यादा किस्में होती हैं। लेकिन बुनियादी चीज क्या है कि आपके पास एक लोकेशन का डाटा होता है, उसको हम बोलते हैं ये स्पेशल डाटा है हमारे पास। तो आपने इन दोनों के साथ काम करना होता है। इन दोनों के साथ काम करने के लिए हमारे पास पाइथन के अंदर वास्ट मेजॉरिटी ऑफ लाइब्रेरीज जो हैं वो बनी बनाई हमें मिल जाती हैं जिनको हम यूज करते हैं। आज हम जिस डाटा को देख रहे हैं उसके अंदर हम देख रहे हैं टाइम के डाटा को जो है वो हम देख रहे हैं, जैसे कि टेम्पोरल डाटा जिसके अंदर आता है। तो टाइम के डाटा के अंदर क्या हो सकता है, आपके पास आ सकती है डेट, आ सकती है लेट्स से डेट, आज की हमारे पास डेट आ रही है, फर्ज करें आज क्या डेट है 24/05/2023, ये आज की हमारे पास डेट आ गई है। तो अभी तक हम जितना भी काम कर रहे थे हम डेट को एज ए स्ट्रिंग सेव कर रहे थे, जैसे टेक्स्ट का फॉर्मेट होता है ना स्ट्रिंग का फॉर्मेट, हम उसके अंदर सेव कर रहे थे। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, हम सेव करेंगे इसको एज ए डेट ऑब्जेक्ट के अंदर ताकि हमारे पास जो प्रोसेसिंग है वो डाटा की मजीद आसान हो जाए या उसकी ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह भी हम आराम से कर लें। अच्छा, और पाइथन में के अंदर हमने जो डेट और टाइम का मॉड्यूल इंपोर्ट करना है
वो कैसे करना है, इससे पहले कि हम इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करें, जो खुशबू ने क्वेश्चन अराइज किया था, जो क्वेश्चन आया था हमारे पास, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूं। हमारे पास जो पाइथन के मॉड्यूल्स होते हैं, पैकेजेस हो सकते हैं या स्क्रिप्ट्स भी हो सकते हैं, जो भी आप इनको नाम दें, इन तीनों का फर्क जो है वो आपको भी हमने बताना है। क्या होता है, अभी हम आपको जो है वो सिर्फ ये ज़हन में रखें कि ये 3 किस्म की आपके पास ऑप्शनें आएंगी। इनके अंदर जब आपने इसको इंपोर्ट करना है अपने कोड को, तो आपके पास एक ऑप्शन होगी जिसमें आप डायरेक्टली कोड को इंपोर्ट कर रहे होंगे। जैसे कि आप कहते हैं, इंपोर्ट करते हैं फॉर एग्जांपल इंपोर्ट पाई साइट मैप, ठीक है। तो पाई साइट मैप की जो साइट मैप की लाइब्रेरी है, आप उसको इस तरह करके इंपोर्ट कर लेते हैं। यह एग्जांपल हम लास्ट सेशंस के अंदर कर चुके हैं। एक ऑप्शन जो होती है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट या फुल इंपोर्ट। इसका फर्क मैं अभी आपको बताता हूं। एक ऑप्शन आपके पास होती है फ्रॉम पाई साइट मैप इंपोर्ट साइट मैप, ठीक है। ये भी इसी लाइब्रेरी के अंदर से है, इस वाली लाइब्रेरी के अंदर से, लेकिन इसके अंदर से हम एक उसके सब पोर्शन को जो है ना वो कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको थोड़ी सी यहां पे बता देता हूं। जो लाइब्रेरीज होती हैं, ये देखें, ये अगर आपकी ये सॉरी ये ले लेते हैं, फर्ज करें आपकी ये एक लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी का नाम है पाई साइट मैप, ठीक है। इस लाइब्रेरी के अंदर जो है आपके पास होंगे पैकेजेस, ठीक है। सॉरी, ये पैकेज है, इसके अंदर आपके पास मॉड्यूल्स होंगे। एक फर्ज करें आपके पास साइट मैप का मॉड्यूल है, एक हो सकता है आपके पास जो है वो मॉड्यूल आ जाए, यूआरएल्स का मॉड्यूल आ जाए, ठीक है। तो आपने अगर पूरी की पूरी लाइब्रेरी को जब इंपोर्ट करेंगे, तो इसका मतलब है, और आपने सिर्फ और सिर्फ साइट मैप पे काम करना है, तो इसका मतलब यह है कि आप इस वाली मॉड्यूल को भी साथ में इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप ये लिखें इंपोर्ट पाई साइट मैप, इस पूरे के पूरे पैकेज को इंपोर्ट करें, तो ये दोनों मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाएंगे, जबकि आपको इस इंपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। तो फिर हम उस केस में क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक मॉड्यूल जो है उसको इंपोर्ट करना है। इससे आपकी मेमोरी जो रिसोर्सेज हैं वो बचते हैं, और आप सिर्फ उतने हिस्से को इंपोर्ट करते हैं जितने की आपको जरूरत है। अगर आप ऐसा ना करें, तो फिर आपकी पूरी की पूरी लाइब्रेरी जो है वो पाइथन की जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर लोड हो जाती है, एंड दैट कुड टेक अप एक्स्ट्रा स्पेसेस। जो छोटी लाइब्रेरीज होती हैं उसके केस में फर्क नहीं पड़ता कि आपने इसको कैसे इंपोर्ट किया है, लेकिन जो बहुत बड़ी लाइब्रेरीज होती हैं जिनके साथ उनका डाटा भी अटैच होता है, उस केस में वो आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज और मेमोरी जो होती है उसको कंज्यूम करती है, और जब वो कंज्यूम करेंगी, तो इसका मतलब है अगर आपके पास कंप्यूटिंग के रिसोर्सेज कम है तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इस केस में पहले एक के प्रोसीजर हमारे पास क्या होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं। पहला प्रोसीजर आपके पास होता है, इंपोर्ट कर लें पाई साइट मैप को, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बाहर लिख देता हूं। और दूसरा प्रोसीजर आपके पास क्या आता है, वो होता है, दूसरी अप्रोच आपके पास ये है कि आप कहते हैं नहीं भाई, मैंने जो है फ्रॉम पाई साइट मैप जो है इंपोर्ट करना है साइट मैप को, ठीक है। तो आपने सिर्फ इस वाली लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया क्योंकि आप इस पे काम करना चाह रहे हैं। अगर आप सिर्फ यूआरएल पे काम करना चाह रहे थे, तो आप सिर्फ यहां पे लिख दें यूआरएल्स। आप सिर्फ और सिर्फ यूआरएल पे काम करना चाह रहे हैं, तो फिर इतना हिस्सा मेमोरी में लोड होगा, बाकी नहीं होगा। इससे आप अपनी मेमोरी को एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, तो आपको पूरी की पूरी लाइब्रेरी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती। एक जो तीसरी ऑप्शन होती है वो होती है, आपने बाज दफा नोट किया होगा कि, या अगर नहीं भी देखा तो फ्यूचर में आप कोड को देखेंगे कि लोग क्या करते हैं, सॉरी भैया आ जा, फ्रॉम पाई साइट मैप इंपोर्ट और स्टार कर दे। इसका मतलब क्या है कि इंपोर्ट ऑल हम इसको बोलते हैं, स्टार का मतलब क्या है, ऑल, ठीक है। वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, मतलब अमूमन प्रोग्रामिंग में हम कॉमनली टर्म यूज करते हैं। इसमें यह क्या है कि हम दोनों मॉड्यूल्स को अब इंपोर्ट कर रहे हैं, साइट मैप को भी इंपोर्ट कर रहे हैं, यूआरएल को भी इंपोर्ट कर रहे हैं। ये वाली अप्रोच हम डिस्करेज करते हैं। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि जब आप इस तरीके से इस साइट मैप और यूआरएल को इंपोर्ट करेंगे, ये दोनों आपकी मेमोरी में लोड तो हो जाएंगे, लेकिन इनका रेफरेंस क्या होगा ये हम भूल सकते हैं। एक तो यह है कि आपके फर्ज करें 100 मॉड्यूल हैं इस लाइब्रेरी के अंदर, फर्ज करें इस पाई साइट मैप के अंदर इस तरह के 2 मॉड्यूल नहीं है बल्कि 100 है,
तो जब आप 100 मॉड्यूल्स को इस तरह इंपोर्ट कर लेंगे तो आपको पता नहीं आपने यूज कौन सा करना है और कौन सा नहीं करना। तो लिहाजा जब आप पहले वाले तरीके से सिर्फ स्पेसिफिक मॉड्यूल को ओपन कर सब मॉड्यूल को ओपन करेंगे तो दैट वुड बी नाइस। नेवर एवर डू दिस थिंग, दिस इज वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन। आपने इस तरह नहीं इसको करना। आपने जब भी करना है आपने स्पेसिफिक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना, क्योंकि अगर आपके 100 मॉड्यूल्स हैं, सब मॉड्यूल्स हैं, तो उस केस में आपको ये नहीं पता होगा कि आपने कौन सा इंपोर्ट मॉड्यूल कर लिया और कौन सा नहीं किया। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, फर्ज करें आप साइट मैप पे काम करना चाह रहे थे और आपने ये वाला प्रोसीजर कर दिया, और जब आप ये कर रहे हो और फर्ज करें आपने अपना एक जो है वो नीचे एक मॉड्यूल या वेरिएबल बनाया हुआ है यूआरएल्स का। फर्ज करें आपने ये अपना एक जो है वो बनाया हुआ है, वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने ये वाला इंपोर्ट यूज करने लगे हैं या ये वाला यूज कर रहे हैं जो आपने खुद डिक्लेयर किया हुआ है? क्योंकि आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है, कोई सेक्शन नहीं है, आप ये नहीं देख सकते कि ये डाटा आ कहां से रहा है, आया ये आपका लोकल डिफाइंड है या बाहर से आया है। तो इस सूरत में हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम ये वाली अप्रोच जो है उसको यूज नहीं करते, हम स्टैटिक को यूज नहीं करते, हम हमेशा इंडिविजुअल वैल्यू को यूज करते हैं। तो जब मेरे पास यहाँ पे यूआरएल्स लिखा हुआ है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ये जो मैं यूआरएल्स यूज करने लगा हूं, अगर मैंने नीचे वेरिएबल भी डिक्लेयर करना है तो फिर ये ओवरराइट हो जाएगा, क्लैश आएगा मेरे पास। तो दिस विल नॉट गिव मी दी यूजुअल बिहेवियर। तो मुझे एग्जैक्टली पता होना चाहिए। और पहले वाली जो अप्रोच होती है उसका फायदा क्या होता है इसको यूज करने का? उसका एडवांटेज ये भी है कि जब मैं ये यूआरएल इज इक्वल टू https और ये google.com लिख रहा हूं, तो ये वाला और ये वाला जो पहला तरीका अप्रोच करने का, दे विल नेवर क्लैश। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो मेरी अपनी डेफिनेशन है वो यूआरएल इज इक्वल टू ब्ला ब्ला आ रही है, लेकिन जो पाई साइट मैप का यूआरएल है वो हो गया ऐसे पाई साइट मैप डॉट यूआरएल। तो वो डॉट के साथ जो है उसको आप एक्सेस करेंगे, ठीक है, जो भी उसकी आपकी फंक्शनैलिटीज होगी, जो भी आप उसके साथ करना चाह रहे होंगे, तो आपके पास हमेशा इसका एक रेफरेंस रहेगा, इस चीज का पूरे पूरे के पूरे पैकेज का एक रेफरेंस रहेगा। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस थिंग। लेकिन जब आपके पास मॉड्यूल्स बहुत बड़े होते हैं और आप उसमें से सिर्फ एक छोटे हिस्से को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप फिर इस तरह ये वाला जो अप्रोच है, पहली या दूसरी, इन दोनों में से कोई भी कर लें। बड़े मॉड्यूल के केस में आप ये फ्रॉम पाई साइट मैप इंपोर्ट यूआरएल जो है आप इसको कर सकते हैं। फिर एक चीज ये होती है कि बाज लाइब्रेरीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है लाइब्रेरी डेवलपर्स की तरफ से कि भाई आपने जितने पे हमारा काम करना है वो एक सॉर्ट ऑफ एक स्टैंडर्ड नॉर्म सा बन जाता है कि भाई आपने उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर ही लिख देता हूं इसको। आप अमूमन जब भी आप डाटा साइंस में काम कर रहे होंगे तो आप दो लाइब्रेरीज को देखेंगे। एक लाइब्रेरी है इंपोर्ट नमपाई एज एनपी और एक लाइब्रेरी है इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट्स आपको डाटा साइंस के जितने कोड होंगे तकरीबन हर जगह पे नजर आएंगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमने जो नमपाई की पूरी लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट किया है, लेकिन नमपाई लिखने में जरा बड़ा हो सकता है तो हमने उसको एक नाम दे दिया कि एनपी है। एनपी का मतलब यह है कि आइंदा से मैं इस लाइब्रेरी को एज ए एनपी बोलूंगा और नमपाई नहीं बोलूंगा बल्कि एनपी बोलूंगा। तो ये एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन है नमपाई की लाइब्रेरी के अंदर और वो तकरीबन हर जगह पे कोड को ऐसे यूज किया जाता है और आपने भी ऐसे यूज करना है। इसी तरह इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ये सारी जगहों पे ऐसे यूज होता है और पांडास की लाइब्रेरी को आपने ऐसे ही इंपोर्ट करना है और ऐसे ही आपने इसको पीडी डॉट के साथ जो है वो यूज करना है। इसकी एग्जांपल जब हम डाटा के साथ प्रोसेसिंग वगैरह और एनालिटिक्स कर रहे होंगे तो काफी ज्यादा इसकी एग्जांपल्स आएंगी। लेकिन आपने ये ज़हन में रखना, जब भी आप पाइथन में एज यूज करेंगे तो आप लाइब्रेरी का नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं। नाम चेंज नहीं होता, उसका रेफरेंस आप जो है ना कोई और दे देते हैं। जैसे मेरी ये लाइब्रेरी है पाई साइट मैप की, तो मैंने इसको इंपोर्ट किया इंपोर्ट साइट पाई साइट मैप से। मैं इसको ये भी कह सकता हूं इंपोर्ट पाई साइट मैप। अब ये पाई साइट मैप जो है वो काफी लंबा है, तो मैं इसको ये भी कह सकता हूं एज पीएसएम पाई साइट मैप। मैं 3 लफ्जों में उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बजाय ये कि मैं इतना ज्यादा लंबा लिखूं। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी इसके अंदर इस लाइब्रेरी के अंदर काम कर रहा हूँ तो मेरे लिए चीजें करनी आसान है। मैं सिंपल लिखूंगा psm डॉट लेट से साइट मैप। कुछ भी मैं जो प्रोसेसिंग करना चाह रहा हूं मैं वो इस तरह करके इसके ऊपर कर सकता हूं, ठीक है। तो ये एडवांटेज होता है छोटे नाम देने का, इस तरह।
और अगर मैंने इसको इस तरह ना करना हो, मैंने अगर इसको पूरे प्रोसीजर के साथ करना होता, मैं आपको यहाँ से वो भी बता देता हूँ। तो वो प्रोसीजर हमारा कुछ इस तरह करके होना था, इंपोर्ट पाई साइट मैप, पाई साइट मैप करता, और फिर मुझे यहाँ पे जो है लिखना पड़ना था पाई साइट मैप। ठीक है, तो अब आपने देखना कि आपने थोड़ा लिखना है या ज्यादा लिखना है। ये सारा का सारा एक आपका अपना स्टाइल है प्रोग्रामिंग करने का, और कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो आपके पास लाइब्रेरी डेवलपर्स की तरफ से आते हैं। तो मेरे केस में जो मैंने स्टैंडर्ड रखा हुआ है वो मैंने ये सेकंड वाला रखा हुआ है, और जो पांडास और नमपाई वालों ने रखा हुआ है वो ये वाला रखा हुआ है। तो आपने ये देखना कि जो लाइब्रेरी आप यूज कर रहे हैं उनका प्रोसीजर क्या है। फिर जब आप अपनी लाइब्रेरीज बना रहे होंगे तो आप इन दोनों में से कोई भी चीज जो है वो यूज कर सकते हैं। अगर नाम बहुत बड़ा हो तो फिर हम छोटे नाम ले लेते हैं, और उसको कोई छोटे नाम से जो है वो हम इंपोर्ट कर लेते हैं। सो जैसे नम पाई एज एनपी। ठीक हो गया। मेरे हाल में अब ये चीज जो है आपको क्लियर होगी। ये जो मैंने यहाँ पे बोला है, ये बेसिकली ये सारी की सारा जो टेक्स्ट है आपको मिल जाएगा इसके अंदर से ना, वीडियो की रिकॉर्डिंग के अंदर से। ये सारा का सारा अब आप यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं इसको टाइप नहीं कर रहा। ठीक हो गया। यस सर, मेरा बहुत अच्छा क्लियर हो गया। बस एक मेरा जो मुझे याद आ रहा है कि मैंने पढ़ा है लाइब्रेरीज में ना परसेंटेज का साइन देखा है मैंने, उसका उसका मतलब बताएंगे आप मुझे? बस एक ही चीज़ क्लियर कर दें। परसेंटेज का साइन? इंपोर्ट से पहले परसेंटेज का साइन देखा है मैंने बहुत सारे लोगों के कोड्स में। वो स्टैंडर्ड पाइथन में नहीं होगा। पैटर्न में नहीं होगा। वो मतलब उसको आप लाइब्रेरीज कोई होंगी, जैसे मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ इंपोर्ट। देखें, जब आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं ना, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ इंपोर्ट, लेट्स से हम डेट टाइम को करते हैं, डेट टाइम को। तो ये जो डेट टाइम की लाइब्रेरी है आपने जो है इसको इस तरह करके इंपोर्ट करना है। अब उन्होंने इस वजह से परसेंटेज लिखा है, वो ये ना आपके पास हो सकता है कि वो जुपिटर जुपिटर को यूज करना चाह रहे हो, और उसके कोई जैसे हमारे पास होते हैं टॉक है, आप इस तरह कर जो है वो टिक करना चाह रहे हैं या टॉक करना चाह रहे हैं, या इसके अलावा जो है ना आपके पास डाटा होता है, इनलाइन फंक्शंस आप यूज करना चाह रहे हैं, जैसे मैटप्लॉटलिब के अंदर इनलाइन फंक्शंस हैं, या उसकी आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं आउटपुट, तो वहां पे जो है हम उसके साथ जो है वो परसेंटेज को यूज करते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड पाइथन में हम इसको ऐसे नहीं करते, हम स्टैंडर्ड पाइथन में हमेशा इंपोर्ट लिखते हैं उसके साथ। और अगर कोई चीज कमेंट करनी है तो आपने हैश का जो बटन जो है ना वो उसके साथ जो है वो यूज करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे ये हैश दे रहा हूँ, या पाउंड साइन भी हम इसको बोलते हैं, ये आपने देना है। ये दो ही चीजें आपको इसके अंदर मिलेंगी। इसके अलावा इंपोर्ट में मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे आपके पास कोई और चीज होगी, कोई स्पेसिफिक जुपिटर का कोई स्पेसिफिक फंक्शन हो, या आप शेयर कर दीजिएगा मेरे पास, मैं उसको ना मेरे साथ ना ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप वाले में, तो मैं आपको उसके ऊपर कमेंट कर दूंगा कि वहां पे वो क्या कर रहे हैं। लेकिन ठीक है सर, मैं शेयर कर दूंगी। मोस्ट प्रोबेबली वो कोई स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज होगी किसी लाइब्रेरी की या किसी सॉफ्टवेयर की जिसके अंदर उसको यूज किया जा रहा है। मैं आपको उसके ऊपर कमेंट कर हो, दूंगा। होगी। मैं भी सोच रही थी कि क्यों यूज़ किया हुआ है ये यहाँ पे ना, लेकिन क्लियर नहीं हो पाया मेरा। मैंने सर्च भी किया था इस पे कि परसेंटेज क्यों लगाई है आगे। आप शेयर कर दीजिएगा, मैं आपको देख के बता दूंगा क्या है वो। ठीक है, हाँ, थैंक यू सर, कैरी ऑन। क्योंकि मुझे जहाँ तक याद पड़ता है मैंने एज सच कभी भी परसेंटेज को खुद भी नहीं यूज किया, मतलब मुझे इतना अरसा हो गया पाइथन यूज करते हुए। और पाइथन में जो अब आप परसेंटेज के साथ कोई भी चीज इस तरह करके स्टार्ट करते हैं, तो वो नॉर्मली आप जो है ना जुपिटर के अंदर ना कुछ स्पेसिफिक जुपिटर स्पेसिफिक कमांड जो है उनके लिए जो है वो आप उसको यूज करते हैं। एक मिनट में आपको बताता हूँ, शायद हमने यहाँ पे या यहाँ पे शायद शायद कहीं पे इसको किया भी हुआ है। नहीं, इसमें भी नहीं है। सर जी। जी जी बोले। सर ये इंपोर्ट की जगह हम पिप फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लाइब्रेरी को एक्सेस करने के लिए? नहीं जी, पिप सिर्फ इंस्टॉल करने के लिए है। ओके सर। जी जी, पिप जो है वो इंस्टॉल करने के लिए है। पिप जो है वो उसका इंपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। इंपोर्ट इज ए डिफरेंट थिंग। ओके सर। अच्छा जी ठीक हो गया। तो हम आगे जो है वो मजीद बढ़ते हैं, और जो हमारा जो हमारा आज का बेसिकली सेशन है जो हम करना चाह रहे हैं उसको देखते हैं ज़रा।
अच्छा, तो हमने क्या करना था, हमने इंपोर्ट करनी थी, सॉरी ये हाँ जी यही है, इंपोर्ट डेट टाइम। तो जब आप इस तरह लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं, डेट टाइम की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे तो ये पूरी की पूरी लाइब्रेरी इंपोर्ट हो जाएगी। लेकिन अब जब मैंने इसको करना है डेट टाइम डॉट डेट टाइम करना है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे उस लाइब्रेरी के अंदर मजीद जो है वो एक छोटे छोटे फंक्शनैलिटीज को एक्सेस करने के लिए उसके सब मॉड्यूल को सब पैकेजेस को जो है वो एक्सेस करना पड़ेगा। तो दिस बिकम्स रियली कम्फर्टसम, इसके अंदर बहुत ज्यादा कोड आ जाता है और वो आपको कंफ्यूज भी करेगा, ना सिर्फ आपको कंफ्यूज करेगा, रीडर को भी कंफ्यूज करेगा। तो फिर वो जो जो मूवमेंट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर प्रोसीजर लिखा होता है, आपने बेसिकली जो है वो उसी प्रोसीजर को जो है वो अप्रोच को यूज करना है। तो हम इसी अप्रोच को यूज करते हैं कि हम डेट टाइम का जो मेरा मॉड्यूल है, इसके अंदर से बजाय ये कि मैं इसके अंदर से जाके मजीद एक तरीकाकार तो यह है कि मैं इस तरह करके डेट को एक्सेस कर लूं, ठीक है, और फिर इसके अंदर मैं जाके जो है ना इसको फ्रॉम में जाके हम आईएसओ फॉर्मेट कर लूं। एक तरीका मेरे पास ये है इसको एक्सेस करने का। दूसरा तरीकाकार ये है कि मैं करता हूं फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट, और उसके बाद मैं कहता हूं डेट डॉट फ्रॉम आईएसओ फॉर्मेट। अब ये देखें, ये दोनों कोड जो है ना, ये वाली पहली दो लाइनें मैं इनको इकट्ठा कर देता हूं रिकॉर्ड के लिए ताकि आपको जरा इसमें सहूलत रहे। और ये जो कोड लिखा है ये दोनों बराबर हैं, टेक्निकली ये दोनों बराबर हैं। इसमें मैंने मॉड्यूल का सिर्फ और सिर्फ जो है ना सारे के सारा डेट टाइम का मॉड्यूल इंपोर्ट किया, फिर उसकी डेट और फिर उसके अंदर जो सब फंक्शन है उसको मैंने एक्सेस किया। यहाँ के उसके अंदर मैंने क्या किया, उसके अंदर से मैंने डेट टाइम का जो मेरा है ना पाइथन का मॉड्यूल जो लाइब्रेरी है उसके अंदर से मैंने सिर्फ और सिर्फ डेट वाले पोर्शन को एक्सेस किया, और वहां से मैंने उसको कहा कि इसका मुझे जो है ना आईएसओ फॉर्मेट वाला जो फंक्शन है वो मुझे दिखा दो। अब इस फंक्शन को आप जो है वो डेट दे दें, ठीक है। आप फर्ज करें आप डेट देते हैं 2010, फर्ज करें ये आपने डेट जो है इसको दी है। तो अब ये देखें उसने इस डेट को रीड किया, रीड करने के बाद उसने आपको यहाँ पे आउटपुट दे दिया, और अब ये कह रहा है कि अब आपके पास ये जो डेट आई है, ये डेट एक डेट टाइम का जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली आपके पास अब उस फॉर्मेट में डेट आ गई है। इट्स नॉट अ स्ट्रिंग एनीमोर। स्ट्रिंग के ऊपर आप कोई ऑपरेशन नहीं थे कर सकते, अब इसके ऊपर आप जो है ना वो ऑपरेशन करना चाहें तो आप ऑपरेशन कर सकते हैं। फर्ज करें हम मैं इसको कहता हूं 12 अक्टूबर की ये डेट है, तो मैं इसको कह देता हूं, फर्ज करें इसका मैंने वेरिएबल का नाम रखा हुआ है माई डेट। अब मैं माई डेट को जो है एक्सेस करता हूं, ठीक है, तो ये डेट बन गई है मेरे पास ये। अब मैं इसका सिर्फ इसके आगे अगर मैं ईयर लिखता हूं तो मुझे ये सिर्फ बता देगा कि इसका ईयर कौन सा है, ठीक है। तो आप इंडिविजुअल जो चीजें हैं ना, जैसे ईयर हो गया, मंथ हो गया और डे हो गया, आप उसको इस तरह करके जो है इसके अंदर से एक्सेस कर सकते हैं, एंड सो ऑन। ये एक तरीकाकार है जब आप डेट के साथ जो है वो फॉर्मेट के साथ काम कर रहे हो। जिस तरह हमने लास्ट सेशन के अंदर यहाँ पे ये डेट निकाली थी, ये वाली डेट है, फर्ज करें कि स्टैक ओवरफ्लो जो है वो इस डेट को रजिस्टर्ड हुई है, तो हम इसको जरा एक दफा लेके चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कहता हूं डेट फ्रॉम आईएसओ फॉर्मेट, एक मिनट, अभी हम इसको टाइम को नहीं करते इसके साथ, और ये भी इसके साथ दे देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो डेट का फॉर्मेट आ रहा है वो ये वाला फॉर्मेट आ रहा है, जिसके अंदर हमारे पास ईयर आ रहा है, मंथ आ रहा है और साथ में उसका डे आ रहा है, और ये हम इसको क्या देते हैं, स्टैक ओवरफ्लो आर्काइव डेट, ठीक है। तो ये अब आपके पास डेट जो है इसकी इस फॉर्मेट के अंदर आ गई है। आप चाहें तो आप इसके साथ जो है मजीद पैरामीटर्स टाइम के भी दे सकते हैं, जैसे कि हम इसको कहते हैं, आई थिंक ये आएगा हमारे पास 10:15 है, फर्ज करें। अ, एक मिनट, मुझे भी डॉक्यूमेंटेशन देखनी पड़ेगी। अ, ड, 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 सॉरी,
हमारी गलती है यहाँ पे, हमने डेट का ऑब्जेक्ट है हमारा और उसके साथ हम उसको टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है, ये तरीकाकार ठीक नहीं है। उसके लिए फिर आपको जो टाइम है वो सेपरेट लेना पड़ेगा। मैसेज आया जी, आप पूछे क्वेश्चन। नाजा आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं। सॉरी सर, ये गलती से हो गया था। अच्छा चलिए सही है, ठीक है। अच्छा वो जो हम टाइम दे रहे थे वो सॉरी वो गलत था, क्योंकि हम डेट ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, हम डेट टाइम का ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे। जिस तरह हमने अभी यहाँ पे टाइम का डेट एंड टाइम इंपोर्ट किया ना, फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट किया है, इसी तरह जो है हमारे पास जो है वो डेट टाइम का भी ऑब्जेक्ट होता है, आप उसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो डेट टाइम का एडवांटेज ये होता है कि इसके साथ ना सिर्फ आप डेट ले सकते हैं, बल्कि आप कोई भी टाइम लेना चाहें तो आप उस टाइम को भी जो है वो प्रोसेसिंग उसके साथ कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास जब डाटा आता है सर ये जो हम इसके सब मॉड्यूल को आप करवा रहे हैं ना इंपोर्ट, तो सबसे पहले हमारे पास नेसेसिटी है ना कि हम डेट टाइम को इंपोर्ट करें, उसके बाद उसके सब मॉड्यूल करें, जी या जी फिर उसके डायरेक्ट हम सब मॉड्यूल कर सकते हैं बगैर इंपोर्ट डेट टाइम के? जी जी उसके बगैर आप जो है आपको सबसे पहले सब मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा या मेन मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, अगर आपने मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं किया तो आपको जो है वो एरर आएगा। और बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि लोग नीचे से कोड को स्टार्ट करेंगे और ऊपर वाला जो कोड है वो उनको जो है वो एरर देगा कि ऊपर वाला कोड तो एग्जीक्यूट ही नहीं था हुआ इंपोर्ट ही नहीं था हुआ कुछ, तो दैट कुड गिव देम एन एरर। अच्छा सर इसकी इसकी डॉक्यूमेंटेशन है हमारे पास कि मतलब कि कोई सी भी लाइब्रेरी है उसके सब मॉड्यूल अगर कह लें कि 10 हैं या 15 हैं, हम तो नहीं याद कर सकते, उसकी डॉक्यूमेंटेशन हमें मिलेगी? आपके जो जो सॉफ्टवेयर होता है ना उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो आपको मोस्टली जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, जैसे ये डेट टाइम का मॉड्यूल है तो ये आपको सारी की सारी चीज़ें बता रहा है कि आपने किस तरह करके इसके सब पोर्शन जो है उनको एक्सेस करना है। जैसे ये डेट टाइम का मॉड्यूल आ गया यहाँ पे, ठीक है, फिर उसके साथ डेट आ जाएगी, फिर टाइम भी आ जाएगा, फिर डेट और टाइम भी आ जाएगा, टाइम का डेल्टा भी आ जाएगा एंड सो ऑन। टाइम जोन की इंफॉर्मेशन भी आप इसके साथ जो है वो निकाल सकते हैं। तो आपको लाइब्रेरीज को जो है वो एक्सेस करना पड़ेगा, सॉरी लाइब्रेरीज की जो डॉक्यूमेंटेशन होगी वहां पे जाके उसको देखना पड़ेगा। वैसे इसकी मैंने जो है ना यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया आपके लिए, आपके रेफरेंस के लिए। ठीक है जी, थैंक यू। सही हो गया। अच्छा तो आप जो है वो इस तरह करके जो है वो हम जो है वो एक्सेस करते हैं डेट टाइम को, डेट को एक्सेस करेंगे। इसी तरह एक मिनट, डेट टाइम के अंदर हम चले जाते हैं एंड अच्छा एक और चीज़ भी होती है, जब आप बहुत ज़्यादा टाइम काम कर रहे होते हैं ना तो आपके पास अमूमन ये होता है कि आप करंट टाइम जो है उसको भी देखना चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए जो है वो आपके पास एक फंक्शन होता है नो का। ठीक है, जब आप नो करते हैं तो उसका मतलब है कि मुझे करंट टाइम बताओ वो क्या है। तो वो करंट टाइम में आपको बता रहा है कि इसका जो करंट टाइम है इसके 2023/5/24 हुए हैं और 19:18 हुए हैं। मेरे पास ये जर्मन टाइम आ रहा है तो वो जो सिस्टम का टाइम है वो बेसिकली आपको वो बताएगा। 19 बज के तो आपके पास 18 मिनट और 30 सेकेंड जो है वो आपके पास हो चुके हैं। और ये इस तरह करके जो है वो आप 9 का जो टाइम है वो निकाल सकते हैं। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको करंट टाइम के अंदर जाएं और करंट टाइम के अंदर जाएं और आप कह सकते हैं कि आज का जो डे है मुझे वो बता दो। तो वो बता रहा है कि आज की जो डेट है वो 24 है। ठीक है, एंड ईयर भी अगर आप चाहें तो फिर आप इस तरह करके ईयर भी निकाल सकते हैं। तो जब आप डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग कर रहे होंगे, एनालिटिक्स कर रहे होंगे, तो वहाँ पे इस तरह की जो इस तरह के जो सब रूटीन्स होंगे, फंक्शंस होंगे, वहाँ पे आप उसको आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। मतलब फ़र्ज़ करें आप इंटरनेट से कोई डाटा डाउनलोड कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जिस वक्त डाटा डाउनलोड हो उस वक्त का जो टाइम हो वो सेव हो जाए साथ में, तो फिर आप इस तरह का फंक्शनैलिटी जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको आप मज़ीद जो है ये वाली डॉक्यूमेंटेशन जो है इसको ज़रा एक दफ़ा देख लीजिएगा
मैं यहाँ से सिर्फ ये देख रहा हूँ कि मैं आपको कोई इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं वो सिर्फ बता दूं कि कौन कौन से हैं, जो कि मोस्टली जो है वो नॉर्मली जो है वो हमारे पास यूज होते हैं। आउटपुट के फंक्शंस मैं अभी आपको बताता हूँ, तो पहले देख लो। हाँ, ये जो है ना, ये सारे के सारे फॉर्मेट हैं डाटा को इंपोर्ट करने के। आईएसओ फॉर्मेट आपको हमने ये देखा है, हम ये वाला ले लेते हैं, ये वाला फंक्शंस ले लेते हैं, ठीक है। तो जब आपके पास डेट टाइम का जब आप कर रहे होंगे ना इंपोर्ट डेट टाइम, हमने ऑलरेडी किया हुआ है, इंपोर्ट फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम, ठीक है। जब आपने ये किया हुआ है तो उसके बाद आपके पास जो है आप आईएसओ फॉर्मेट के जरिए ईयर, मंथ, डे ये कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप उसको बता सकते हैं कि जी भाई 00 जो है ना आवर्स हुए हैं, 5 मिनट और 23 सेकंड हुए हैं। तो आप इस तरह करके पूरे का पूरा जो है इसका इंफॉर्मेशन जो है उसको इस तरह करके आप डाटा को जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास एक और चीज़ होती है, वो ये है कि जब आप इसको जो है वो प्रिंट आउट करना चाह रहे हैं। अभी जब मैं यहाँ पे लेता हूँ ना, फर्ज करें करंट टाइम लेता हूँ, तो मेरा करंट टाइम कुछ इस तरह करके लिखा नजर आ रहा है। और अगर मैं करंट टाइम और ईयर करता हूँ, वो मेरे पास यहाँ पे ईयर दिखा रहा है मुझे। लेकिन फर्ज करें मैं अपनी मर्जी का फॉर्मेट देना चाह रहा हूँ कोई, ठीक है। तो उसके लिए फिर मेरे पास जो है ये STRF टाइम जो है, ये आपके पास एक फंक्शनैलिटी होती है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप फर्ज करें कैपिटल वाई लिखा है आपने, तो आप ये ईयर एज ए स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आउटपुट देगा। अभी ये इंटीजर, ये ऊपर वाला इंटीजर के फॉर्मेट में, और ये नंबर है ये, और ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में उसने आपको जो है वो दिया है। आप चाहें तो आप इसके साथ जो है आप परसेंटेज के साइन के साथ डी लगा दें, तो ये अब आपको बता देगा कि 2030 और आज 24 का 3 है, ठीक है। और अगर आप इसके साथ एम लगा देंगे तो ये आपको मंथ दिखा देगा। और आप चाहें तो आप इसके साथ परसेंटेज डी कर देंगे, मैं यहाँ पे अभी डैश लगाता हूँ, तो ये आपको इस तरह करके जो है वो प्रिंट आउट दे देगा कि आज 2023 है, 5 मई 24 मई 2023 है। और इस दरमियान में मैंने डैश लिया, आप चाहें तो डैश की बजाय जो फर्ज करें ये पाइप का साइन जो है ये लगा लें। आप कुछ भी आउटपुट में लगाना चाहें, फॉर्मेट देना चाहें, तो आप अपनी मर्जी का फॉर्मेट दे सकते हैं। आप चाहें तो आप यहाँ पे कुछ लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी करके आप अपनी स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर सकते हैं, और उसके अंदर ईयर, मंथ और डे जो है उसकी वैल्यू को आप जो है इस तरह जो है वो लगा सकते हैं। आप चाहें तो आप एच देंगे तो आपको जो है वो सॉरी कैपिटल एच देंगे तो ये आपको उसके जो मिनट्स हुए हैं, जो आवर है ना करंट, वो भी निकाल देगा। अभी 19 हुए हैं, यानी 7 बजे हैं, तो उसने 19 लगा दिया है। और अगर आप यहाँ पे डबल कॉलन के साथ फर्ज करें हम परसेंटेज और कैपिटल एम देते हैं, तो ये 19:19 या जो भी टाइम जिस वक्त मैंने उसको डाउनलोड किया था ना, डाटा को एक्सेस किया था, तो उस वक्त 19:19 हुए थे। तो वो टाइम भी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह करके आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ जाती हैं अपने डाटा को फॉर्मेट करने के लिए, ठीक है। तो ये उसका टाइम था जिसको हमने इसको डाउनलोड किया। आप मजीद एग्जाम्पल जो हैं वो आप इस लाइब्रेरी के ऊपर जाके ना, इस पेज के ऊपर जाके, ये जो एग्जांपल्स दी हुई हैं इनमें से कुछ जो एग्जांपल जब मैं इस पेज के ऊपर नोटबुक में नोट्स फाइनल कर रहा हूँ ना, मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा है इन चीज़ों के लिए, जब कर रहा हूँ तो शायद मैं कुछ मजीद एग्जांपल्स डाल दूँ इसको इधर। अगर नहीं भी डाली होंगी तो आपने जब रिकॉर्डिंग देख रहे हैं या बाद में जब भी आप देख रहे होंगे, तो आपने इस तरह करके इन एग्जांपल्स को एक दफ़ा जो है वो ट्राई कर लेना कि डेट के डिफरेंट फॉर्मेट जो है ना, जो फॉर्मेट है डेट टाइम के, वो कैसे डाटा जो है उनके साथ आ रहा है। ये यहाँ पे जो आपको दिखा रहा है, ये आपको दिखा रहा है रीड करने के लिए, और यहाँ पे नीचे किसी जगह पे जो है वो आपको मिल जाएगा, 1 मिनट। ये आपको STRF फॉर्मेट जो प्रिंट करना है अपने टाइम को, वो कैसे करना है। तो ये जो मैं अभी आपको बता रहा था, ये वो वाला फॉर्मेट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ए। और ये पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन हुई हुई है। जब आप ए लिखेंगे तो क्या होगा, परसेंटेज कैपिटल ए लिखेंगे तो क्या होगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो एज पर द केस, जैसी आपको खुद के लिए या क्लाइंट के लिए जरूरत हो, आप वो चीजें जो है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मसलन अगर आपको
जैसे हम जर्मनी में यहाँ पे वीक नंबर बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो उसके लिए अगर मैंने करना होगा तो मैं परसेंटेज डब्ल्यू जो है वो उसके साथ लिख दूंगा। जैसे कि मैंने फर्ज करें एंड वीक, यहाँ पे मैं डब्ल्यू लिख देता हूँ। तो अभी इसका 21st वीक चल रहा है इस ईयर का, ठीक है। तो जो सी मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो इन्फॉर्मेशन मैं इस तरह करके निकाल लूंगा, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन जो है। इसके साथ ना डेट टाइम के साथ मेरे हाल में हमारी ये जो है ना मीटिंग शायद खत्म होने वाली है। तो सेकंड मीटिंग में हम क्या करेंगे कि यही डेट फॉर्मेट को अब लेके, तो जो हमने लास्ट टाइम पेज को स्क्रैप किया था ना एसईओ विंग्स की वेबसाइट का और आर्काइव का, उधर डेट टाइम को यूज भी करते हैं। प्लस हम ये करेंगे कि आप को जो है ना पेज के अंदर से मजीद यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो भी एक्सट्रैक्ट करनी सिखाएंगे। उसके लिए मैं एक और लाइब्रेरी जो है वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी आपको बताता हूँ जो आप यूज कर सकते हैं आप अपनी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो डेट और टाइम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये इतनी ही इंफॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है तो बेशक आप पूछ लें, अदरवाइज जो है ना फिर हम जो है ना सेकंड सेशन जो है ना वो दूसरा मीटिंग का लिंक जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप उसके ऊपर ज्वाइन कर लें और फिर हम जो है वो उधर उसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। जो दूसरी लाइब्रेरी है HTML के पेजेस को या डाटा को प्रोसेस करने के लिए। जी आप क्वेश्चन पूछ ले, पूछना तो। ये किसने किया ट्रू वर्ड? सर जी मेरा ये क्वेश्चन है कि अक्सर मतलब जो आपने पाई पाई बताया था कि वहां पे जाके हमारे पास मतलब लाइब्रेरीज पड़ी होती हैं। जी सर जी उन लाइब्रेरीज के आगे जो फंक्शन है या जो मॉड्यूल है सर जी उनका कैसे पता चलेगा? मैं डॉक्यूमेंटेशन अक्सर की डॉक्यूमेंटेशन मुझे नहीं मिली वहां से, तो फिर वो डॉक्यूमेंटेशन तक कैसे पहुंचा जाता है उनके? मैं बता देता हूँ। एक आपका क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया। ये सेकंड सेशन स्टार्ट होता तो मैं आपको लाइब्रेरी के लिए पाई पाई के ऊपर लेके जाता हूँ और वहां पे दिखा देता हूँ कैसे आपने निकालना है उसको। ये भी बता देता हूँ मैं आपको। और नुमान आपका कोई क्वेश्चन था, आप बोलने लगे थे। जी सर। जी पूछे। सर ये जो लाइब्रेरीज इंपोर्ट की जाती हैं तो ये पीछे फाइल्स में सेव हो जाती हैं, क्या हम इसको ख़त्म भी कर सकते हैं या हमेशा के लिए हमारी फाइल्स में सेव हो जाएंगी? नहीं नहीं, आप जब जितनी देर तक उसको इस्तेमाल कर रहे हैं उतनी देर तक वो आपके पास है। और अगर आपने डाउनलोड की हुई है तो वो आपकी जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है उसके अंदर वो सेव है। और जब इस्तेमाल कर रहे हैं तब मेमोरी में लोड होंगी और उसके बाद ऑटोमेटिकली अनलोड हो जाएंगी। जब आप अपना प्रोग्राम क्लोज करेंगे मेमोरी क्लीन हो जाएगी उसके साथ। ओके सर। और सर ये डेट और टाइम का जो डाटा आता है ये स्ट्रिंग फॉर्म में होता है? जी ये डिपेंड करता है आप जोन सी एपीआई एक्सेस कर रहे हैं वहां पे डाटा कैसे आ रहा है। मोस्टली जो डाटा आता है वो यहाँ आपके पास जेसॉन फॉर्मेट में आता है, उसमें ये स्ट्रिंग भी हो सकती है और डेट टाइम का फॉर्मेट भी हो सकता है, लेकिन जनरली जो है वो स्ट्रिंग्स की फॉर्मेट में डाटा आता है। वो डिपेंड करता है आपका इंटरफेस कैसे लिखा गया है सॉफ्टवेयर में, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिलेगा डाटा। तो सर इसमें हम स्ट्रिंग कॉन्केटेनेट भी कर सकते हैं? जी आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दो स्ट्रिंग्स को आप कंकैटिनेट कर लें। फर्ज करें एक स्ट्रिंग के अंदर डेट कहीं और से आ रही है, दूसरी स्ट्रिंग में टाइम कहीं और से आ रहा है, आप उनको कंकैटिनेट भी कर सकते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। अच्छा ये मैं सेकंड सेशन जो है ये मैं ग्रुप के अंदर पोस्ट कर रहा हूँ, काइंडली उधर से ज्वाइन कर लें आप। तो मैं भी इसको ज्वाइन करता हूँ, आप भी काइंडली इसको जो है ना ग्रुप को ज्वाइन कर लें दूसरे वाले को। एक मिनट दें, बाकी स्टूडेंट्स भी आ लें तो फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। कोई और क्वेश्चन है आप लोगों का, किसी का? बस ये करें कि आप अगर अपनी प्रोग्रामिंग की स्किल्स को बेहतर करना चाहते हैं तो आप अपनी हैबिट बना लें कि आपको वो जोन सा भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको पढ़नी आनी चाहिए, चाहे वो पाइथन है या कोई और लैंग्वेज हो। ठीक है, तो पाइथन के अंदर ये है कि वेल डॉक्यूमेंटेड है, हर चीज वेल डॉक्यूमेंटेड है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाज दफा ऐसे होता है कि डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी हाई लेवल होती है,
तो फिर लोगों ने जो ब्लॉग्स वगैरह लिखे होते हैं वहां पे भी जाके आप उसको पढ़ सकते हैं कि कोई चीज कैसे एक्सप्लेन की गई है। तो अभी आपको ये तो चले आपको मैंने नोट करवा दिया कि ये वाली लाइब्रेरी वहां पे पड़ी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। और हम एक जो है वो अभी यूज करेंगे लाइब्रेरी ब्यूटीफुल सोप के नाम से। इसका मैं लिंक जो है इधर अपने ग्रुप में यहाँ पे पेस्ट सर कर, स्क्रीन शेयर कर लिएगा। ये मैंने यहाँ पे जो है वो लगा दिया है। और इसको हम ऐसे कर लेते हैं। तो ये वाली जो लाइब्रेरी है यहाँ से आप इसको एक्सेस करेंगे तो ये आपके पास जो है पाई पाई की जो ना पेज जो है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सर आप जी स्क्रीन शेयर, मेरी तो नहीं आ रही है स्क्रीन। सॉरी मैंने एक मिनट में कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर करें, रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लिए। रिकॉर्डिंग तो है वो सेम रिकॉर्डिंग है, सिंगल रिकॉर्डिंग ही होगी इस दफ़ा, वो दो नहीं होंगी। इजी हो ठीक जाता है है सर। उसको अपलोड करना पे। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? यस सर। अच्छा चले सही है। अच्छा आप नोट्स में जाएंगे ना तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है HTML हाउ टू पार्स HTML डाटा। तो ये लिंक आपको मिलेगा, इस लिंक को आप ओपन कर लें तो ये ब्यूटीफुल सोप की लाइब्रेरी है। ये आप लाइब्रेरी जो है वो यूज़ करेंगे। तो ये प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड लाइब्रेरी है जिसमें हम HTML का जो डाटा किसी भी वेबसाइट के किसी भी पेज से आपके पास आ रहा होता है, हम उसको एक्सेस करके उसके डिफरेंट पार्ट्स जो है उसको उसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशंस जो है वो हम कर सकते हैं। ठीक है। और ये काफ़ी पुरानी लाइब्रेरी है और इसको मतलब वेल मेंटेन्ड है, और तो इसी वजह से ये काफ़ी पॉपुलरली और ज़्यादा तौर पे यही यूज़ हो रही होती है। आप कोई भी बड़े पैकेजेस सॉफ्टवेयर देखेंगे तो आपको इसमें यही लाइब्रेरी नज़र आएगी। अच्छा ये अभी जो है क्वेश्चन ये आया था कि जी हमें डॉक्यूमेंटेशन का कैसे पता चलेगा। तो नॉर्मली आपको होम पेज पे अगर जाए ना उसके, तो आपको ये इस तरह करके उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है या होम पेज मिल जाएगा कहीं पे इधर, जैसे इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंटेशन। आप इस डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाएं तो ये आपको इसकी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन जो है इस लाइब्रेरी की मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है। काफी लंबा पेज है इसका, आपको इसी के साथ जो है वो थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा इसको पूरे को पढ़ने के लिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये डॉक्यूमेंटेशन जो होती हैं ऑटोमेटिकली जनरेट की जाती हैं, तो फॉर्मेटिंग पे लोग अमूमन इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। यानी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसको हमने फॉर्मेट किया होता है, जैसे रीड द डॉक है इस तरह कुछ करके ना, वेबसाइट के टेम्पलेट्स होते हैं हम उसी को यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के टेम्पलेट्स को। ठीक है। तो ये इस तरह यहाँ पे मिलेगी। अब जब आप एक मिनट में यहाँ से इसको थोड़ा साइड कर दूँ, साइड कर देता हूँ। अब आप इस लाइब्रेरी के नीचे देखें तो आपको लिखा नजर आ रहा है कॉपीराइट 2004 टू 2023। ये आपको सिर्फ यही चीज बता रही है कि ये जो लाइब्रेरी है ये 2004 से लेकर अभी तक मेंटेन्ड है। तो ये बता रही है कि आपको ये 19 साल पुरानी लाइब्रेरी है जिसको आप यूज कर रहे हैं। तो अगर कोई लाइब्रेरी इतनी ज्यादा पॉपुलर हो और इतनी पुरानी है तो इसका मतलब है ये बड़ी स्टेबल है और सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जिसको हर कोई दूसरा बंदा अपने पैकेजेस में, अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो यूज कर रहा होता है। ठीक है। और मतलब मैं अपने प्रोजेक्ट्स में तकरीबन मेरे हर प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना मैं इस ब्यूटीफुल सोप लाइब्रेरी को जो है वो यूज कर रहा होता हूँ। इस तरह करके जो है आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो देख सकते हैं। इसी तरह अगर फर्ज करें आप यहाँ पे जाते हैं, इसी को हम ओपन कर लेते हैं। आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे, मैं अपने वाली लाइब्रेरी ले लेता हूँ। ठीक हो गया। फर्ज करें ये लाइब्रेरी ले लेते हैं, पाई साइट मैप्स की जो लाइब्रेरी है हम ये ले लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे जाए ना होम पेज पे, मैंने वैसे डॉक्यूमेंटेशन का भी लिंक दिया हुआ है डायरेक्ट। ठीक है। तो होम पेज जो है वो आपको गिटहब की रिपोजिटरी पे ले जाएगा, और यहाँ पे जो है वो आपको डॉक्यूमेंटेशन का डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा। आप इधर से जाएं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये मेरी लाइब्रेरी की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी मिल जाएगी, उसका ट्यूटोरियल वगैरह या उसके एपीआई भी मिल जाएगी कि साइट मैप की क्लास क्या कर रही है, उसने कितने पैरामीटर इनपुट लेने हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा अगर फर्ज करें आपको ये इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन नहीं भी मिलती तो नॉर्मली फिर तीसरी ऑप्शन आपके पास होती है कि आप कोड को ब्राउज करके देख लें।
तो जैसे मैं इस कोड को ब्राउज करूंगा तो यहाँ पे ये देखें नीचे जो है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ आपको, ये फर्ज करें गेट करेक्टेड यूआरएल है मेरे पास एक फंक्शन, तो ये बता रहा है कि ये कर क्या रहा है और ये आर्गुमेंट्स कितने ले रहा है और रिटर्न कौन सी वैल्यू कर रहा है। तो ये पाइथन का कोड लिखा हुआ है और इसके अंदर जो है ना इस तरह ये ट्रिपल जो कोड्स होती है ना स्ट्रिंग की, उसके अंदर हमने डॉक्यूमेंटेशन की उसकी ना डिस्क्रिप्शन लिखी होती है फंक्शन की, ठीक है, या उसकी हेल्प लिखी होती है। तो आप यहां से भी जाके इसको जो है ना देख सकते हैं कहीं उसके कोड में कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई। एक चीज ये भी होगी। अब तीसरी एक और ऑप्शन होती है आपके पास, वो ये होती है जैसे हमने ये डेट टाइम की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया था, इंपोर्ट डेट टाइम को, तो जब आप इसको इंपोर्ट करते हैं तो आप dir की कमांड के साथ जो है ना डेट टाइम के देना, अगर जो मॉड्यूल आपने वो इंपोर्ट किया हुआ है, तो ये आपको बता सकता है कि इसके अंदर मजीद कौन कौन से जो मॉड्यूल्स हैं आपके पास मौजूद हैं। जैसे आपके पास डेट का मॉड्यूल है, डेट टाइम का मॉड्यूल है, इसके अलावा टाइम की इंफॉर्मेशन है, टाइम डेल्टा की इंफॉर्मेशन है, टाइम जोन की, या TZ इन्फो है, ये आपको जो है वो जो है ना इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इसके अलावा आप चाहें तो मजीद इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, मतलब फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट अगर मैंने किया हुआ है, ठीक है, और मैं यहाँ पे dir में जाके इसको डायरेक्टरी के अंदर जाके इसको डेट पे करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास इसकी मजीद इंफॉर्मेशन जो है, ये वाले सारे के सारे इसके फंक्शंस हैं, ये मेरे पास जो है इसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो इस तरह करके अगर आप चाहें तो आप कोड को ऐसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और तीसरी ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन ये है कि हो सकता है बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंटेशन लिखी नहीं होती, तो उस केस में फिर आपको सोर्स कोड जो होता है इसको ब्राउज करके खुद समझना पड़ता है कि भाई ये बंदा कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि बाज बंदे जो होते हैं वो डॉक्यूमेंटेशन सही तरह नहीं लिखते। उसकी वजह बाज लोग ऐसे भी होते हैं वो कहते हैं कि यार जिसको जरूरत होगी ना वो मेरे से राब्ता कर लेगा जिसको डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होगी। और नॉर्मली वो फिर लोग जो होते हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर अपना ओपन सोर्स किया होता है वो फिर कहते हैं जी हमसे जो है ना तुम इसकी कंसल्टेंसी या सपोर्ट खरीद लो, तो हम आपको बता दें कि ये काम क्या करता है। नॉर्मली बड़े पैकेजेस में उम्मन ऐसे भी हो जाता है। और इस तरह करके जो है वो आप जो है वो चीज़ें जो है उनको एक्सेस कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा नीचे मूव कर लेता हूँ ताकि पुरानी जो चीज़ें हैं वो रिकॉर्ड में आपके पास सेव रहे। अच्छा, अब ये ब्यूटीफुल सोप है। सबसे पहले आपने ब्यूटीफुल सोप, अच्छा ब्यूटीफुल सोप करती क्या है? ब्यूटीफुल सोप जो है ये पाइथन की लाइब्रेरी है जिसके जरिए आप HTML और XML का डाटा जो है उसको पार्स कर सकते हैं। मसलन जैसे हम गए थे, हम इधर से ले लेते हैं SEO विंग्स को ही ले लेते हैं। तो ये हमारी जो है वो एक पेज है। इस पेज का अगर हम जाके देखें HTML का सोर्स कोड, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेरी SEO से रिलेटेड चीज़ें, मेटा टैग्स नज़र आ रहे हैं, मेरा टाइटल नज़र आ रहा है, वेबसाइट के ऊपर जो मैंने स्कीमाज लगाए हुए हैं वो सारे के सारे नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा मेरे आउटबाउंड लिंक्स भी वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे, इमेजेस कितने मैंने यूज़ किए हैं वो भी सारे, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड हेयर। तो अगर ये सिचुएशन है तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने ये वाला डाटा किसी तरह डाउनलोड कर लूँ और उसको मैंने पार्स करना हो और मैं पार्स करूं तो मैं ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इधर से जो है ना वो एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं। मसलन मैं ये एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं कि मेरी टोटल पोस्टें यहाँ पे कौन कौन सी हैं और उनके टाइटल क्या है और मैंने किस किस डेट को पोस्ट किया उनको और वो किस किस कैटेगरी के अंदर पोस्ट हुई हैं। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है आप एक छोटे से पाइथन के स्क्रिप्ट के जरिए जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट से। तो इस तरह करके आपके पास, आप अपनी वेबसाइट का करना चाहें कर लें, आप अपने क्लाइंट की वेबसाइट का करना चाहें आप कर लें। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप अपने कंप्यूटर की वेबसाइट को भी मॉनिटर कर सकते हैं, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर सकते हैं। ये कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना ऑटोमेटेड कैसे होता है, ये जब हम गिट को कर रहे होंगे ना वहां पे मैं आपको कुछ मजे की ट्रिक्स बताऊंगा जो आप जो है ना फ्री में यूज कर सकते हैं डाटा को मॉनिटर करने के लिए। लेकिन अभी सिर्फ ये देखें कि आप छोटा सा कोई पाइथन का फंक्शन लिखेंगे तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि भाई आपने डाटा को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए लास्ट टाइम अगर आप देखें ना, सॉरी हम यहाँ पे आते हैं, हमने एक तो ये काम किया था, वेट मोमेंट, हमारे पास था ये वाला फंक्शन और यहाँ पे हम गए थे, ये हमने उस दिन जो है ना अपनी पूरी की पूरी जो HTML की फाइल थी ये डाउनलोड की थी, ये वाली। इसको हम अभी कॉपी करते हैं और जाते हैं जो हम आज के क्लास में, और फर्ज करें मैंने यहाँ पे जो है ना इसको, सॉरी
ये आ जा कॉपी सेल और आप यहाँ पे आए और पेस्ट कर दें इसको। ठीक है जी, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमने जो है ना वो लास्ट टाइम किया था कि आपने किस तरह करके किसी भी रिमोट पेज को कैसे डाउनलोड करना है। अच्छा, इसको एक्सेस करने का, डाउनलोड करने के बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके हैं। ये बड़ा ब्रूट फोर्स किस्म का मैंने प्रोसीजर जो था लास्ट टाइम आपको बताया था। ठीक है, तो इसमें हमने ये देखा था कि आपने हिस्ट्री कैसे डाउनलोड करनी है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें जो हम लास्ट टाइम जो है वो कर चुके हैं। मैं आपको एक दफ़ा जो है वो दोबारा बता देता हूँ। आर डॉट हिस्ट्री पे जाएं तो रीडायरेक्ट वगैरह कुछ लगे हुए थे, एक रीडायरेक्ट इसके ऊपर लगा हुआ है, ये हमने देखा था। फिर हमने ये देखा था कि इसके अलावा लैप्स टाइम को भी हमने देखा था। जैसे ये है तो आपको पता चलता है कि ये कितनी देर लगी है इसको पेज को डाउनलोड करने में। ठीक है। अब हम आते हैं अपने अभी के काम की तरफ, और वो ये है कि आपने ये वाली जो लाइब्रेरी है ब्यूटीफुल सोप की, इसको इंस्टॉल करना है। तो ये जो कोड लिखा हुआ है पिप इंस्टॉल ब्यूटीफुल सोप 4 जो है ना, इसको आपने कॉपी कर लेना है। यहाँ पे आए और यहाँ पे आके आप इसको पेस्ट कर दें। और इससे पहले अगर तो आप इसको डाउनलोड कर रहे हैं जुपिटर लैब के अंदर, तो उससे पहले आप एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो लगा दें। और अगर आप नॉर्मली कमांड लाइन से इंस्टॉल कर रहे हैं तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद आप एंटर का बटन दबाएंगे तो ये आप पूरी की पूरी लाइब्रेरी डाउनलोड होकर आपके कंप्यूटर पे जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। इट कैन टेक सम टाइम। तो अभी ये लेट इट डाउनलोड एंड इंस्टॉल, ये अभी जो है वो हो जाती है। तो ठीक है जी, हमारी जो है ये लाइब्रेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मैंने पहले की हुई थी, तो उसने मुझे बता दिया कि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हुई हुई है। आपके केस में वो डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर देगा। तो इस तरह करके आपने ये जो ब्यूटीफुल सोप लाइब्रेरी है ये अब आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो गई है। और इसके अंदर ये देखें कि हमारे पास ये जो हमने ऑलरेडी पेज को डाउनलोड किया हुआ था यहाँ पे, इसको हम अब इस ब्यूटीफुल लाइब्रेरी के साथ जो है वो थोड़ा सा प्रोसेस करके देखेंगे। तो आर डॉट टेक्स्ट मैंने आपको बताया था, जब आप ये करते हैं तो आपको ये पूरी की पूरी जितना पेज है वो सारा का सारा एज ए टेक्स्ट फॉर्मेट में जो है वो आपको नजर आ जाता है। स्ट्रिंग के फॉर्मेट में अभी आपको जो है ना यहाँ पे ये पूरा का पूरा पेज जो है वो नजर आ रहा है। और इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग को अब हम पार्स करेंगे ब्यूटीफुल सोप के जरिए। तो अगर आप यहाँ पे आए तो आप यहाँ पे ये एक चीज नोट करेंगे, लेट मी सी यहाँ पे। अच्छा, आपने ये ज़हन में रखना कि जब भी आप कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करें तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप उसकी जो जो है ना डॉक्यूमेंटेशन उसको आप सामने रख रहे हैं। इवन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी हो, उससे होता यह है कि आपके पास जो है वो जो भी उनकी कमांड्स वगैरह होती हैं वो आपको देखने को मिल जाती हैं। कहीं पे आपका अगर कोई एरर वगैरह आ रहा हो तो आप उसको जो है वो रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे हम अभी ये वाली दो कमांड जो है इनको जो है वो हम यूज़ करेंगे। अच्छा, ये जो लाइब्रेरी है नॉर्मली होता क्या आपके पास, मैं यहाँ से चलिए हम इसको अभी डिलीट कर देते हैं, ऐसे जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो होता हमारे पास क्या कि हमने अभी ये लाइब्रेरी यूज की है ब्यूटीफुल सोप। टेक्निकली जब आप इसको एक्सेस करने लगेंगे तो आपने इसको ब्यूटीफुल सोप 4 के साथ नहीं एक्सेस करना है, इसको एज ए BS4 की यूज करना है। ये अब उसका स्टैंडर्ड नाम है मार्केट में, आपको ऐसे ही इसको यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपने जो है इसके इंपोर्ट करना है BS4 के अंदर से, आपने इंपोर्ट करना है जो है ना ब्यूटीफुल सोप का। एक मिनट, ये आ गया। आपने BS4 के अंदर से जाके ब्यूटीफुल सोप को जो है वो इंपोर्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने उसको HTML को पार्स करवाना है उसके साथ। तो उसका तरीकाकार क्या हो गया, इंपोर्ट ब्यूटीफुल सोप, ये अब आपके पास आ जाएगा। और ये अब देखें कोई एरर नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपकी ये इंस्टॉलेशन प्रॉपर हुई हुई है। और ये जो है इसने आपसे, अगर आप इसके साथ क्वेश्चन मार्क लिखेंगे ना ऐसे, तो ये आपको इसकी यहाँ पे बैठे हुए हेल्प भी बता देगा। जो चीज़ आपने इंपोर्ट किया उसके आगे क्वेश्चन मार्क दें तो ये आपको बता देता कि भाई इसने लेना क्या है। अब ये देखें एज ए इनपुट ये आपसे स्ट्रिंग ले रहा है एज ए मार्कअप। ये स्ट्रिंग वो है जो आपने यहाँ पे ये रिक्वेस्ट के जरिए डाउनलोड की थी, ये वो HTML की स्ट्रिंग है जो अभी आपको मैंने यहाँ पे दिखाई भी थी और डॉट टेक्स्ट के साथ। ठीक है, तो वो जो चीज़ है एज ए इनपुट ले रहा है आपके साथ, और आपने कौन से फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं ब्ला ब्ला। और अगर आपने पार्स करना है, किस किस्म का पार्सर जो है वो आपने यूज करना है। तो आप जब मल्टीपल किस्म के पार्सर होते हैं,
HTML का पार्सर आपने यूज करना है, आपने XML का पार्सर यूज करना है, आपने बिल्ट इन पार्सर यूज करना है, आपने थर्ड पार्टी पार्सर यूज करना है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कुड डू विद दिस लाइब्रेरी। तो अभी जो हम ये कर रहे होंगे, हम बेसिकली ये वाला जो पार्सर है HTML.parser, हम वो यूज कर रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि हम बेसिकली पाइथन को ये बता रहे हैं कि भाई ब्यूटीफुल सोप की लाइब्रेरी यूज करो, और जो पेज मैंने SEO विंग्स का डाउनलोड किया है उसको HTML.parser वाला जो पार्सर है उसके जरिए पार्स करो तुम। तो कैसे करेंगे हम इसको? मैं आपको यहाँ से इसको डॉक्यूमेंटेशन को यहीं पर रहने देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्यूटीफुल सोप, और उसके साथ मेरे पास r.txt के अंदर वो सारे का सारा जो है वो स्ट्रिंग आ रही है, और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ HTML.parser। ठीक है जी, ठीक है। तो जब आप इसको पार्सर करते हैं और आप इसको बता सकते हैं, कोई भी इसको नाम दे दें, सोप नाम दे दें, कोई भी आप अपनी मर्जी का जो ना नाम जो है वो उसको दे सकते हैं। जब आपने इसको किया तो अब आपके पास ये पूरी की पूरी HTML जो है वो पार्स होके इस सोप ऑब्जेक्ट के तौर पे आ गई है। अब अगर आप यहाँ पे आए ना इसके ऊपर, तो ये पूरा का पूरा जो है ना HTML का पेज है मेरी वेबसाइट का SEO विंग्स का, और ये जितनी इंफॉर्मेशन है ये अब आप पार्स होके एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर आपके पास आ चुकी है। आप चाहें तो आप यहां पे टाइप करते हैं soap.title, तो आपको बता रहा है कि भाई इस पेज का ये जो मैंने पार्स किया इसका टाइटल ये है डिजिटल मार्केटिंग विद डाटा साइंस SEO विंग्स। और जब आप यहाँ पे आके भी इसको देखेंगे तो यहाँ पे आप नोट करेंगे कि आपके पास लिखा नजर आ रहा है डाटा डिजिटल मार्केटिंग विद डाटा साइंस SEO विंग्स। और अगर आप HTML को देखेंगे और यहाँ पे आके आप टाइटल को सर्च करते हैं, ये देखें ये आपका वो टाइटल भी आ गया। तो ये वाली जो चीज़ है उसने पार्स करके यहाँ पे आपको एज ए टाइटल जो है वो दे दिया। तो दैट्स वे। अब आप फर्ज करें आपका जो कंपटीटर है उस कंपटीटर के 100 पेजेस हैं, और वो सारे के 100 पेजेस आपने फर्ज करें उसके साइट मैप से एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं। साइट मैप से पेजेस कैसे एक्सट्रैक्ट करना है ये हम ऑलरेडी एक एक्सरसाइज कर चुके हैं। तो इसका मतलब यह कि अगर आप ब्यूटीफुल सोप के जरिए उसके सारे पेजेस को रीड करें और पेजेस के टाइटल को एक्सेस करना चाहेंगे तो आप इस तरह करके उसके पेजेस के टाइटल को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपका कंपटीटर का पेज का टाइटल क्या है। सिर्फ एक छोटी सी 4 लाइनों के कोड के जरिए जो है ना आप ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन उसकी निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप मजीद देखें लाइब्रेरी में वो आपको जो है वो कौन सी और मजीद इंफॉर्मेशन जो है वो निकाल के दे रहा है। ये देखें टाइटल है आपके पास, और अच्छा टाइटल के अंदर क्या था आपको बताया कि टाइटल के अंदर वो पूरा का पूरा टैग निकाल के दे रहा है। आप चाहें तो आप उसकी स्ट्रिंग भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप कहते हैं कि नहीं मुझे इससे गरज नहीं है, मुझे गरज है तो अब आपको वो उसने पूरी की पूरी एज ए स्ट्रिंग दे दिया, और ये जो साथ में जो HTML का टाइटल टैग है ये उसने अब रिमूव कर दिया आपका। ठीक हो गया। तो इस तरह करके आप उसके अंदर से इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मजीद थोड़ा सा और देखते हैं इसके अलावा, और इसके अंदर क्या क्या चीजें उसने दी हुई हैं। इसके अलावा इसने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मजे का फंक्शन है, बाकी आप खुद एक्सप्लोर कर लीजिएगा, मैं सारी चीजें नहीं बताऊंगा आपको। हम यहाँ पे आप देखते हैं फाइंड ऑल के फंक्शन को। तो अगर आप यहाँ पे जाएं, अब होता क्या है आप यहाँ पे जाते हैं soap.find all। फाइंड ऑल के अंदर हम उसको कह रहे होते हैं कि भाई वो सारे के सारे टैग मुझे बताओ जो कि ए के एंकर टैग्स है, ए है। अब आप यहां पे आए और आप थोड़ा सा स्क्रॉल करें नीचे तो आपको ए वाले टैग्स मिलेंगे, जैसे कि ये मिल रहा है लिखा नजर आ रहा है इसके साथ। LI का टैग जो होता है ये लिस्ट के लिए होता है, ए का टैग जो होता है ये लिंक के लिए होता है। तो अगर आप एक वेबसाइट के ऊपर जितने भी लिंक्स हैं उन सारे लिंक्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इसका मतलब यह है आप क्या लिखेंगे, ए का टैग जो है वो आप एक्सट्रैक्ट करेंगे। और अगर सारी की सारी लिस्ट आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर से लिस्ट लेंगे। और अगर आप टाइटल एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, टाइटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। अभी हम ए को एक्सट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि यहां पे ये देखें ये भी ए है। और अगर आपने इमेज एक्सट्रैक्ट करने इसने कितने इमेजेस यूज किए तो आपको फिर IMG का टैग जो है उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं मैंने ए लिखा है, तो अब मैं एंटर करता हूं तो ये इसने मुझे सारे के सारे जितने भी ए टैग्स हैं वो निकाल के दे दिए हैं। जितने भी लिंक्स हैं इस पेज के ऊपर वो सारे के सारे इसने मुझे जो है वो निकाल के दे दिए हैं। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर चाहूं तो मैं फॉर लूप भी लगा सकता हूं। ये देखिए जो इसने एक्सट्रैक्ट किए थे इसके साथ ये बड़ी ब्रैकेट जो है वो लगी हुई है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई है, इसका मतलब यह है कि ये एक लिस्ट है।
आपको ना पता चल रहा हो कि ये क्या है, तो आप चाहें तो आप उसके साथ टाइप लिखें, तो आपको ये डाटा टाइप भी बता देगा कि किस किस्म का डाटा आपको जो है वो रिटर्न में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये इसने रिजल्ट के फॉर्मेट में इसको लिखा हुआ है, ये इसका बिल्ट इन इंटरनल कोई क्लास का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर वो दे रहा है, बट इट्स स्टिल इन द फॉर्म ऑफ ए अरे। तो आप चाहें तो आप बेसिकली इसको ऐसे, इसको मजीद हम जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो अभी सिर्फ इसको इस तरह कर लें कि आप जितने भी आपने एंकर्स एक्सट्रैक्ट किए हैं उनको आप इस तरह करके प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, URL for all the anchors which you have extracted, each anchor is given a name of URL, और फिर वहां से आप जाके कहते हैं कि मुझे URL क्या जो है वो सारे के सारे URL जो है वो इस तरह करके निकाल के दो। अच्छा, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन भी आ गई। इसके अलावा मजीद देखते हैं कि भाई उसके पास जैसे इसने यहाँ पे आपको बताया भी है, इस तरह करके जो है वो आप निकाल सकते हैं इंफॉर्मेशन, और आप चाहें तो इवन आप इसका लिंक इटसेल्फ भी निकाल सकते हैं href के जरिए, और उसके लिए आपको गेट का फंक्शन जो है वो यूज करना पड़ेगा। तो आप चाहें तो आप इसको डायरेक्टली इसी तरह कॉपी कर लें कोड को, चाहें तो या उधर जाके आप खुद जो है वो टाइप कर लें। मतलब मैं यहाँ पे, चले हम इसको पेस्ट कर लेते हैं कि जो एंकर है उसके अंदर जितने भी लिंक्स हैं उन लिंक्स को निकालो, और लिंक का href का जो टैग है, आप में से जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं या जिन्होंने HTML पढ़ी हुई है या बेसिक HTML की इंफॉर्मेशन है, उनको पता होगा कि href का टैग क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ, एग्जांपल बता देता हूँ। W3 स्कूल href, आप यहाँ पे जाएं, आपको यहाँ पे ये जो है वो एंकर नजर आ रहा है ए, और जो लिंक होता है वो href के अंदर होता है। ठीक है, इस तरह करके एक नॉर्मल जो पेज होता है, इसको आप ट्राई योर सेल्फ पे भी क्लिक करें ना, तो आपको शायद जो है ना वो जरा ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाए। जैसे कि यहाँ पे है, ये ए है, ए के साथ मेरा एंकर स्टार्ट हो रहा है, और href का मतलब ये है कि इसका लिंक किसके साथ है, वो आप ब्रैकेट सॉरी जो है ना यहाँ पे आप एज ए स्ट्रिंग उसको कोड करेंगे, और ये देखें अब आपके पास जब HTML में डिस्प्ले होता है तो वो लिंक इस तरह करके डिस्प्ले होता है। अब इसके ऊपर आप कर्सर को लेके आए तो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पे ना इस जगह पे आपको वो लिंक भी जो है वो नजर आएगा। आप इसके ऊपर इवन क्लिक करेंगे तो वो वेबसाइट ओपन भी हो जाती है। तो href बेसिकली वो एट्रीब्यूट है इसका जिसके अंदर जो है ना आपका HTML का जो जो URL होता है ना उसका लिंक जो है वो सेव होता है। तो अगर हम यहाँ पे उसको कहते हैं कि नहीं मुझे जितने भी लिंक्स हैं उन सब लिंक के href निकाल के दो, तो ये अब आपको इसके href जो है वो निकाल के दे देगा। ये देखें, ये वो सारे के सारे लिंक हैं जो आपकी वेबसाइट के ऊपर लगे हुए हैं या मेरी वेबसाइट पे ऊपर इस वक्त लगे हुए हैं। ठीक है, इनमें से देखें आपको पता चलेगा कि मैंने कुछ लिंक्स जो हैं वो डायरेक्ट लगाए हुए हैं, और कुछ लिंक्स जो हैं वो मैंने जो है वो पार्शल लगाए हुए हैं, सिर्फ पेजेस के नेम के साथ लगाए हुए हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ आई हैव डेवलप्ड बाय, मेरी वेबसाइट इस तरह करके डेवलप हुई हुई है। अगर आप किसी और कंपटीटर की कोई वेबसाइट लेते हैं, हो सकता है वो किसी और तरह डेवलप हुई हो, तो आप इस तरह करके उनका जो बिहेवियर है उसको स्टडी कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो आप एक एक्सरसाइज ये भी कर सकते हैं, ये आप एक काम हम आपको यहाँ पे ये भी बताते हैं। आप अगर ये वाले लिंक्स लें ना सारे के सारे, कॉपी करें, और बल्कि इसको मैं नीचे ले आता हूँ आपको दोबारा बताने के लिए। ये मेरे पास जो थे वो सारे के सारे लिंक्स थे, और अगर इन लिंक के साथ मैं शुरू में लेंथ लगा देता हूँ जिसका मतलब है कि लेंथ ऑफ ऑल दिस लिंक्स, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस पेज के ऊपर टोटल 79 लिंक्स लगे हुए हैं। ठीक है, इनमें से मेजॉरिटी जो है मेरे पास लिंक्स जो लगे होते हैं इनकी बेसिकली 3 कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, एक होते हैं आपके इंटरनल लिंक्स होते हैं, एक आपके होंगे एक्सटर्नल, और तीसरे जो होंगे वो आपके एंकर्स होंगे। ठीक है, एंकर से मुराद ये होता है कि वो उसी पेज के ऊपर, आपने सिंगल पेज एप्स देखी होंगी, क्लिक करते हैं तो वो उसी पेज के ऊपर नहीं रहता है और वो ऊपर नीचे स्क्रॉल हो जाता है पेज, वो एंकर्स लगे होते हैं आपके। और एक्सटर्नल वो लिंक्स वो होते हैं जो आपकी वेबसाइट से बाहर जा रहे होते हैं, जैसे कि मैंने अपने ट्विटर को जो है वो लिंक दिया हुआ है, फेसबुक को लिंक दिया है, गिटहब को लिंक दिया हुआ है। तो इसका एडवांटेज ये है कि अगर आप किसी तरीके से इनके एक्सटर्नल और इंटरनल लिंक्स को क्लासीफाई कर दें, निकाल लें, तो आपको यह पता चल जाएगा, फर्ज करें आपका कोई क्लाइंट है या कस्टमर है, आपको यह पता चल जाएगा कि भाई इसने आउटबाउंड लिंक किस किस को दिए हुए हैं। तो आप अगर ये देखना चाहते हैं कि आया इसने आउटबाउंड लिंक किसी स्पेसिफिक वेबसाइट को दिए हुए कि नहीं दिए हुए, या अगर फर्ज करें आप कंपीट करना चाह रहे हैं उससे, उसी पेज के ऊपर कंपीट करना चाह रहे हैं, तो आप ये देखना चाह रहे हैं कि उसने आउटबाउंड लिंक्स
जिन वेबसाइट्स को दिए हुए हैं आप कहते हैं कि मैंने भी उन्हीं को देना है, मे भी उसने विकिपीडिया को बैक लिंक दिया हो, आउटबाउंड लिंक दिया हो, ताकि वो मतलब आउटबाउंड लिंक जो है वो भी अच्छे होते हैं। आपने कितनी अच्छी वेबसाइट को, कितनी हाई अथॉरिटी वेबसाइट को बैक लिंक दिया हुआ है, वो आपके कंटेंट की बैकवर्ड जो है ना वो बताता है कि ये कितना अच्छा कंटेंट है आपका। ठीक है, तो गूगल को ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है। तो यहां से आप ये भी देख सकते हैं कि आपका इंटरनल बैक लिंक है, इंटरनल लिंक है, एक्सटर्नल है, तो किस वेबसाइट को आपने दिया हुआ है। तो जो क्लाइंट होगा, जो कस्टमर होगा, या जो आपका कंपटीटर होगा, उनके एक्सटर्नल निकाल के आप अपनी एक्सटर्नल और या बैक लिंकिंग की जो स्ट्रेटेजी है उसको जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये जो अभी हमारे पास जो लिस्ट आई है, इस लिस्ट के अंदर से फर्ज करें आपने ये निकालने हैं कि आपके ये वाले लिंक्स जो हैं, जो एक्सटर्नल हैं, जो आपके आउटसाइड हैं, वो कौन कौन से हैं। तो आप उनको क्लासिफाई करना चाहें तो आप उसको आराम से क्लासिफाई कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आपको जो है वो अपने जो यूआरएल्स हैं उनको क्लासिफाई करना पड़ेगा। एक मिनट मैं यहाँ पे इसको मार्कडाउ में कन्वर्ट कर लूँ। अच्छा, तो उसके लिए तरीकाकार क्या होता है कि एक लाइब्रेरी होती है पाइथन के अंदर, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है आपकी। आई एम नॉट श्योर मैंने आपको ये बता दी हुई है कि नहीं बताई हुई, यूआरएल लिब के नाम से। ठीक है, इंपोर्ट पार्स। यस सर, ये वाली बताइए आपने। ठीक है, तो जब आप पार्स पे जाते हैं और आप उसको जाके कहते हैं कि आपने जो है वो यूआरएल को पार्स करना है, ये मेरी हमेशा गलती होती है, मैं उल्टे स्पेलिंग दे देता हूँ इसको। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया पार्स। अब मैं पार्स के रिजल्ट मेरे पास आ जाते हैं, एसईओ विंग्स यूआरएल फर्ज करें, ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। अब मैं इसको कहता हूँ कि मुझे एसईओ विंग्स डॉट नेट लॉक इसका मुझे बताओ। तो ये उसने मुझे बताया कि आपकी जो ये वाली वो वाली वेबसाइट जिनके ऊपर SEOwings.org आ रहा है वो आपके इंटरनल लिंक्स हैं और बाकी आपके एक्सटर्नल लिंक्स हैं। या SEO Wings आ रहा हो या ना आ रहा हो, या क्योंकि मैंने यहाँ पे ये देखें, ये मेरा डाउनलोड का लिंक है, इसके साथ नहीं आ रहा, तो ये भी मेरा इंटरनल लिंक है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी वेबसाइट है वो सारी की सारी मेरी क्या है, एक्सटर्नल वेबसाइट है। तो हम इसको अब दोबारा इसी अप्रोच को लगाते हैं यहाँ पे इफ की कंडीशन के साथ। इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ से, और अगर मैं अब यहाँ पे आया हूँ और मैं यहाँ पे आके इसको कहता हूँ इफ लिंक डॉट, बल्कि यहाँ पे हम इसको कहते हैं SEO Wings अंडरस्कोर URL इन लिंक, इफ नॉट इन लिंक। ठीक है, तो वो मेरे जो हैं वो एक्सटर्नल लिंक्स होंगे। ठीक है, अब मैंने उसको क्या किया कि अगर जो ये वाला मेरा URL है अगर उसके अंदर नहीं आ रहा, वेट अ मोमेंट, ये तो उसने गलत कर दिया। डॉट नेट लॉक आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। एक मिनट, हम ज़रा ज़्यादा स्पीड के साथ चल रहे हैं। ये देखें, तो ये अब उसने ये मुझे सारे के सारे वो URL दिखा दिए जिनके अंदर SEO Wings यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर सकते हैं, लिंक अंडरस्कोर डिटेल्स, इसको ऐसे करते हैं, नॉट इन लिंक अंडरस्कोर डिटेल्स, और यहाँ पे भी हम इसको डिटेल्स कर देते हैं। तो अब आपने ये नोट किया कि आपको यहाँ पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो लिंक्स नज़र आ रहे हैं जो या तो एक्सटर्नल हैं या वो हैं जो आपके
पेजेस हैं, ठीक है, उनका जो है वो आपको डायरेक्टली पेजेस जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो अब आप कह सकते हैं, अच्छा हम थोड़ा सा इसको मज़ीद ईजी कर लेते हैं और क्या देते हैं, एंड लिंक अंडरस्कोर डिटेल्स डॉट स्टार्ट्स विद, हम क्या देते हैं, HTTPS। तो आपने ये देखा कि आपके जो एक्सटर्नल पेजेस हैं वो सारे के सारे HTTPS के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, ये भी और ये भी। तो हम इनको ले लेते हैं, एंटर करते हैं। तो अब आप देखें कि आपको उसने सारे के सारे एक्सटर्नल लिंक्स जो हैं उस पेज के ऊपर जितने भी हैं वो सारे के सारे निकाल दिए हैं। अच्छा, ये मैंने ना बड़ा ब्रूट फोर्स सा तरीका भी आपको बताया इसको करने का। इसको करने के वेरी वेल सोफिस्टिकेटेड वेज हैं करने के लेकिन ये क्योंकि अभी हम कर रहे हैं तो हमारे पास रैंडमली डाटा आ रहा है और रफली मैं उसको करी जा रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो इसको करने का और बड़े अच्छे और खूबसूरत तरीके हैं। इसकी एक लाइब्रेरी मैंने अपनी बनाई हुई है, वो मैंने अभी पब्लिक नहीं की, वो एसयू विंग्स के नाम से ही है, उस लाइब्रेरी का नाम भी यही है। वो सम टाइम इन फ्यूचर मेरी वो पब्लिक होगी, तो उसके अंदर ये सारे के सारे एनालिसिस जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ये तकरीबन सारी चीज़ें उसके अंदर भी शामिल हैं। अच्छा सर जी बोलें। सर ये जो लूप आपने सारा राइट किया है ना, एक दफ़ा इसको एक्सप्लेन कर देंगे? जी मैं कर देता हूँ। अच्छा, हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि हमने सबसे पहले जो हमारा HTML का पेज हमने पार्स किया था, हाँ, ब्यूटीफुल सोप लाइब्रेरी के साथ, ठीक है, उसके अंदर से जाके हमने सारे के सारे एंकर्स निकाल लिए, ए निकाल लिए, ठीक है, वो वाले सारे के सारे एक मिनट, जी। तो हमने क्या किया कि हमने सारे के सारे HTML के एंकर टैग्स जो हैं वो निकाले। एंकर टैग्स वो होते हैं जहां पे आपने, या URL टैग्स आप इसको कह लें, मैं थोड़ा सा आसानी के साथ आपको बता देता हूं। हमने सारे के सारे URLs जो हैं उनको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया। मैं लिख भी देता हूं, एक्सट्रैक्ट ऑल URLs। URLs जो होते हैं वो ए आपका जो है वो नोड होगी, क्योंकि HTML बेसिकली XML टाइप का डाटा फॉर्मेट है और उसके अंदर वो आपके पास एज ए /a जो है ना इस तरह करके आएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे उसका फॉर्मेट होता है href का, और फिर उसके बाद आपका इस तरह करके URL का फॉर्मेट आ जाता है, एंड सो ऑन। और इसके बाद फिर आपका इसके आगे जो है वो टेक्स्ट वगैरह आ जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह करके जो है वो आपका जो है ना HTML का जो टैग होता है ना, URL का टैग, वो कुछ इस तरह करके लिखा जाता है। ये वही टैग है जो मैंने आपको यहाँ पे W3 स्कूल्स की वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे भी बताया है, ये लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम अप्रोच के साथ हम यहाँ पे डाटा लिखते हैं, और जब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ फाइंड ऑल ए, तो इसका मतलब है कि उस पेज के ऊपर जितना भी डाटा है जिसके अंदर जे वाले ए वाले टैग्स आ रहे हैं, URLs आ रहे हैं, उन सबको यहाँ से तुम एक्सट्रैक्ट कर लो, ठीक है। और वो एक्सट्रैक्ट इसलिए कर पाएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी डाटा को प्रोसेस किया हुआ है, और जो है वो हमने इसको पार्स किया हुआ है HTML पार्सर के जरिए, जो कि आपको अगर रिमेंबर हो तो हमने यहाँ पे ऊपर ये लिखा हुआ है, ब्यूटीफुल सोप के जरिए हमने लाइब्रेरी यूज की, और जो हमने HTML डाउनलोड किया था एज ए टेक्स्ट, वो लेके उसको HTML पार्सर के जरिए हमने पार्स किया हुआ था। तो ये सोप के अंदर आया, और वहां से हमने फिर इसको कहा कि अब तुम इसके जितने भी ए वाले URLs हैं वो सारे के सारे तुम यहाँ से निकाल लो, ठीक है। तो वो जो चीज़ें निकली हैं वो लिंक्स हैं, बेसिकली URLs हैं या लिंक्स हैं हमारे पास। वो लिंक लिए और उन लिंक्स के अंदर href का जो टैग है, सॉरी, उसको जो है वो आपने एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये आपके पास ए है, लिंक है, और उसके अंदर ये href का टैग है आपके पास। आपने वो उसको गेट की कमांड के जरिए उसको एक्सेस करना है। ये यहाँ पे गेट क्यों है, सेट क्यों है, या इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये आपकी लाइब्रेरी के एग्नोस्टिक्स हैं, आपको उसी तरह फॉलो करने पड़ेंगे। तो जब आपको ये गेट की कमांड के ऊपर आपने दिया, तो यहाँ पे आपके पास ये इसने निकाल के दे दिया आपको। मैं आपको थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बेटर कर देता हूँ। फर्ज करें अगर मेरे पास ये URL था, तो इसने इसको जब href को निकाला, तो अब आपके पास जो वैल्यू निकलेगी वो ये वाली वैल्यू निकल आएगी, फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये चीज़ बनी है। और फिर उसके बाद मैंने उसको कहा कि जो नेट लॉक है मेरा, नेट लॉक ऑलरेडी आपको पता क्या है, ये ऊपर वैल्यू लिखी हुई है। इस वैल्यू को अगर, तो ये जो लिंक की डिटेल्स हैं, ठीक है, ये वाली इसके अंदर वो है। अब आप देखें, अगर तो SEOwings.org इसके अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि ये इंटरनल लिंक है, लेकिन मैंने साथ में नॉट इन लिख दिया, तो इसका मतलब है नॉट इन दिस, तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सटर्नल होगा, इंटरनल नहीं होगा।
मैं यहाँ पे थोड़ा सा साथ में www भी लिख देता हूँ, क्योंकि मैं इस वेबसाइट के ऊपर www साथ में यूज़ करता हूँ, ताकि आपको आसानी हो जाए इसको पढ़ने में। तो अब आप देखें, अब आप इजीली कंपेयर कर सकती हैं कि नेट लॉक जो है वो आपका उसके साथ कंपेयर हो रहा है, या लिंक की डिटेल्स या लिंक का। इवन आप इसको थोड़ा सा मजीद बेटर कर देता हूँ, मैं आपको href लिख देता हूँ। तो अब आपके पास ये जो है वो ज़रा इजी हो जाएगा वेरिएबल का नाम। तो अगर लिंक का जो href है उसके अंदर नेटलॉक आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो इसका मतलब है वो इंटरनल है अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि ये एक एक्सटर्नल लिंक है आपके पास, और हमने क्योंकि एक्सटर्नल लिंक एक्सेस करना है तो हम इसको इस तरह ले रहे हैं। अब इसमें एक हमारे पास मसला ये हुआ कि क्योंकि मैंने रिलेटिव लिंक्स जो थे वो दिए हुए थे, एब्सोल्यूट लिंक्स नहीं दिए हुए थे। एब्सोल्यूट वो होते हैं जैसे ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, और रिलेटिव वो होगा जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ टेस्ट लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने जो है वो रिलेटिव दिए हुए थे होम डायरेक्टरी से, तो इस वजह से इसके मेरे पास जितने भी लिंक्स आ रहे थे उनके शुरू में HTTPS नहीं आ रहा था। मैं आपको यहाँ पे आपको ना जरा दोबारा करके बता भी देता हूँ। अगर मैं ये कोड को कमेंट कर दूं तो अब आपको ये पता चल रहा होगा। सॉरी, कहाँ पे कोई गलती कर दी हमने, ये लिंक डिटेल नहीं है, लिंक अंडरस्कोर href है। अब आप देखें जो मेरे पेजेस हैं इनके साथ जो है वो आपको HTTPS और SEOwings.org नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है ये जो होम डायरेक्टरी है मेरी, होम है, वहां से ये लिंक हुए हुए हैं। ठीक है, तो इनके पास ये पूरा का पूरा जो है ना इसका एब्सोल्यूट जो है ना लिंक है ना, जिसके अंदर ये HTTPS और ये पूरा का पूरी डोमेन नेम है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसके साथ नहीं है। तो इस वजह से मुझे फिर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सेकंड कंडीशन लगानी पड़ी, जो कि प्रॉबेबली हमें अगर पूरी डिटेल में प्रोसेसिंग करें तो नहीं लगानी पड़ती, लेकिन अभी यहाँ पे लगानी पड़ रही है कि भाई तुम वो वाले href लो जिनके साथ HTTPS आ रहा हो शुरू में। तो वो जैसे कि ये आ रहा है ट्विटर का, फेसबुक का, यूट्यूब का और गिटहब का। तो इस तरह करके हमने सिर्फ और सिर्फ वो वाले href लिए हैं जो कि एक तो SEO विंग्स के नहीं है और दूसरा वो HTTPS से स्टार्ट हो रहे हैं। और वो जब आप करेंगे, एंटर करते हैं, तो आपको पता चलता है कि भाई ये तो सारे के सारे मेरे जो है वो एक्सटर्नल लिंक्स हैं। तो दैट्स हाउ यू डू योर एक्सटर्नल लिंकिंग। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे जो है वो मल्टीपल एक्सटर्नल लिंक्स आ गए। ठीक है, तो अभी हमने आपको लिस्ट कंप्रीहेंशंस और वो सारी चीजें मैंने आपको नहीं बताई हुई, तो अभी आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ कि आपने इसके यूनिक जो लिंक्स हैं वो कैसे एक्सट्रैक्ट करने हैं। उसका तरीकाकार आप लोगों के लिए ये है, आपको रिमेंबर हो कि मेरे पास हमने आपको सेट की कमांड बताई थी, और उसमें मैंने आपको बताया था कि इसके जरिए आप जो है वो यूनिक यूआरएल्स जो हैं वो, अगर आपके वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल यूआरएल्स आ रहे हैं और आप सेट ऑफ यूनिक वैल्यूज लेना चाहते हैं, तो फिर आप, या आपको यूनिक वैल्यूज चाहिए तो आप फिर सेट की जो डाटा टाइप है ना, जो कंटेनर है वो यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे अब सेट यूज करते हैं, और मैं इसको कहता हूँ प्रिंट करने के बजाय मैं इसको कहता हूँ कि भाई तुम इसको ऐड कर दो, इस वैल्यू को ऐड कर दो। और अब इसने जितनी भी वैल्यूज ये एक्सट्रैक्ट हुई थी वो एक्सटर्नल लिंक के अंदर जो है ना, इस वेरिएबल के अंदर जो है ना, कंटेनर के अंदर ऐड कर दी हैं। अब मैं यहाँ पे अगर जाके एक्सटर्नल लिंक्स टाइप करता हूँ तो अब आप नोट करेंगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिक वैल्यूज जो हैं वो मिल रही हैं, बाकी वैल्यूज अब आपको नहीं मिल रही। इससे पहले आपने नोट किया आपको ट्विटर भी 2 दफा लिखा नजर आ रहा था, गिटहब भी शायद 2 दफा लिखा नजर आ रहा था। अभी आपको सारी की सारी चीजें जो है वो 1 दफा लिखी नजर आ रही हैं, और उसकी वजह यह है कि हमने जितनी वैल्यूज एक्सट्रैक्ट की हैं उनको ऐड कर दिया एक सेट डाटा टाइप के अंदर। इस कंटेनर की खूबी ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ यूनिक वैल्यूज आपके लिए रखेगा। तो दैट्स हाउ यू कंडक्ट दिस थिंग, कि आपको ये पता चल जाता है कि यूनिक वैल्यूज इसके अंदर कौन कौन सी है। अगेन मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको सिर्फ ये पढ़ाने की हद तक हम बता रहे हैं। जब हम खूबसूरत और अच्छा पाइथन का कोड लिखते हैं तो उसके लिए फिर हम लिस्ट कंप्रीहेंशंस और इस तरह जो है ना कुछ पाइथन के एडवांस फीचर्स यूज करते हैं, ताकि आपका डाटा ज्यादा जो है ना वो कोड ज्यादा क्लीन और खूबसूरत नजर आए। लेकिन आपके समझने के लिए ये बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है। ये जनरली ये पूरे का पूरा कोड जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये हम एक लाइन के अंदर लिखते हैं। ये आप एक लाइन के अंदर पूरे का पूरा कोड जो है वो लिख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं लिस्ट कंप्रीहेंशंस। ये अभी इसका मेरे ख्याल में जब हम जाएंगे ना नम पाई वगैरह उधर स्टार्ट करने लगेंगे, उससे पहले जो है ना ये कुछ पाइथन की थोड़े से एडवांस फीचर्स हैं, ये मैं आपको बताऊंगा कि आपने इनको कैसे जो है ना वो यूज करना है। ठीक है, और लैम्बडा वगैरह इस तरह के जो फंक्शंस हैं उनको जो है ना फिर हम वहां पे जाके लैम्बडा फंक्शंस एंड सो ऑन, और लिस्ट कंप्रीहेंशंस, लैम्बडा फंक्शंस और डेकोरेटर्स, ये हम
वहां पे जाके जो है ना हम इसको देखेंगे, तो उसमें मैं फिर आपको जो है वो ये डिटेल में बताऊंगा कि ये पूरा का पूरा जो है ना वन लाइनर में आपने कैसे लिखना है, ताकि आपका जो कोड है वो ज्यादा खूबसूरत नजर आए आपको, और जो पढ़ने वाला है उसको भी पता हो कि किसी एक्सपीरियंस बंदे ने ये कोड लिखा है। तो फॉर द टाइम बिंग जितना अभी आपने पाइथन पढ़ी है या नॉलेज पढ़ा, उसके तरह आप इस तरह करके जो है वो सिंगल पेज जो है वो उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह अगर आप चाहें, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल और दे देता हूं, वो है जो आपका टेक्स्ट होता है ना, जो अगर आप यहाँ पे जाएं, ये इस पेज के ऊपर फर्ज करें, किसी भी पेज पे आप चले जाएं, तो ये जो टेक्स्ट लिखा होता है ये पैराग्राफ टैग्स के अंदर होता है, और पैराग्राफ का जो टैग होता है वो हम पी के साथ लिखते हैं। तो उसका तरीकाकार क्या होगा फिर, कि हम जो है वो इधर आएंगे और यहाँ पे इसको कह देंगे कि फाइंड ऑल विद पी। एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, मैं एक मिनट आने लगा हूँ। ये आवाज किस चीज की है? हादिया, हादी, ये आवाज किस चीज की है? क्या कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जब तक सर गए हुए, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी आप लोग की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? आप लोग को इश्यूज आते हैं? नाज़ा, सुन रही हैं आप मुझे? हेलो 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 जी। जी, मैंने इसको होल्ड किया था, मैं थोड़ा सा एक मिनट जरा बाहर चला गया था। ठीक है, तो अभी हम जी जो जी है, सर, जी जी, कंटिन्यू करें, हम तो मैं बात इसको करें। दोबारा स्टार्ट करता हूँ। हमने स्टार्ट किया था इसको कि बता रहा था कि वो जो होते हैं वो पैराग्राफ के टैग्स होते हैं। तो इस तरह अगर आप पी लिखेंगे और उसके साथ पैराग्राफ लिखें, तो इस तरह आप सारे के सारे पैराग्राफ्स जो हैं उनको जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये आपके सारे के सारे पैराग्राफ्स हैं। ठीक है। तो सर अगर इसी तरीके से हमें हेडिंग एक्सट्रैक्ट करनी हो तो फिर हम H1 लिखेंगे यहाँ पे या एग्जैक्टली H लिखेंगे? एग्जैक्टली H1। फर्ज करें मैंने यहाँ पे H2 लिखा है, तो ये सारी की सारी H2 उसने निकाल दी है मुझे। तो बजाय ये कि आप क्लाइंट की वेबसाइट से आइडिया लेना चाह रहे हैं, अब देखें ये जितनी भी मेरी वेबसाइट के ऊपर फ्रंट पेज के ऊपर जितने भी ब्लॉग पोस्ट हैं वो H4 के साथ हैं, सॉरी H2 के साथ हैं। उनकी जो ये H4 है ये सिर्फ उसकी क्लास है डिस्प्ले करने की, H2। तो अगर आप इसको देखें तो आपको ये पता चल जाएगा कि फ्रंट पेज पे मैंने कितनी पोस्टें लगाई हुई हैं। तो दैट्स हाउ यू, हर वेबसाइट यूनिक होती है। ठीक है, तो इस तरह करके आप उनकी वेबसाइट से जो है मुख्तलिफ किस्म का जो डाटा है वो जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो फर्ज करें, इसके अलावा मजीद इस जो है ना आपकी अ, ये जो है डॉक्यूमेंटेशन, आप थोड़ा सा मजीद इसको जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है, हाँ जी, सर इस तरह इसका का लिंक ना आप नोट्स में डाल दें ताकि हम मैं इसको डाल देता हूँ, पढ़। मैं डाल देता हूँ आपको। अब जैसे ये है एक कमांड soap.getText, आप जब इसको करेंगे, एक मिनट, इसके ऊपर तो टेक्स्ट हमारे पास है नहीं है। अम, ये देखें, इसको मैं ज़रा अभी जो है ना डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरह ये देखें, मैंने यहाँ पे अब आपके सामने ना जितनी भी H2 की हेडिंग्स थी उसके टेक्स्ट भी निकाल लिया सामने आपके। जस्ट टाइप किया पैराग्राफ डॉट स्ट्रिंग, ये पैराग्राफ नहीं है बेसिकली, ये H2 हैं सारे के सारे, हम उस वक्त पैराग्राफ लिख रहे थे। तो इस तरह करके वो जो है आप सारी की सारी उसकी जो स्ट्रिंग्स हैं वो निकाल सकते हैं कि उसका कंटेंट क्या था। आप चाहें तो आप H3 का भी निकाल सकते हैं अगर कोई है, तो अगर नहीं है तो वो एम्प्टी हो जाएगा फिर। H4 अगर कोई है, नहीं है, तो
तो जोन सी आपको चाहिए होगी वो यहाँ पे मौजूद होगी, आपको उसको इस तरह करके निकाल सकते हैं। और उसके ऊपर अगर कोई आप एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। मसलन फ़र्ज़ करें यहाँ पे अगर मैं ये कहता हूँ, मैं इसको नई लाइन में कर देता हूँ तो ताकि कॉम्प्लिकेटेड ना हो, आपको कोड पढ़ने में आसानी हो। वैसे हम एक लाइन में भी इसको कर सकते हैं, h2 स्ट्रिंग इज इक्वल टू दिस, और मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि h2 की जो स्ट्रिंग है इसको स्प्लिट करो और स्पेस के साथ जो है ना इसको स्प्लिट करो। तो उसका फ़ायदा हमें ये होगा कि हमें, ये देखें मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, जब आप करेंगे तो अब आपको इंडिविजुअल कंप्लीट स्ट्रिंग नज़र नहीं आ रही, हर स्ट्रिंग स्पेस के बाद एक नया वर्ड बन गया है। और अगर मैं इसके साथ लेंथ का लफ्ज़ लगा देता हूँ तो अब आपको पता चल जाएगा कि जो इसका है हर हेडिंग का टोटल कितने वर्ड्स हैं उसके अंदर, ये अब आपने इसके साथ जो है वो निकाल ली है। ठीक है, और साथ में आप इसकी हेडिंग दे देते हैं, तो ये लें, इसके अंदर 7 है और अगले वाले के अंदर 3 है। तो अब आप ये देखेंगे, अब आप जब ये वाले प्रोसेसिंग सारी की सारी खुद कर रहे होंगे तो आप इसका मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा डाटा इकट्ठा कर रहे होंगे। दिस इज़ मोस्टली जब आप काम कर रहे होंगे तो डाटा कलेक्ट करने का, हार्वेस्ट करने का एक तरीकाकार ये है कि आप रिक्वेस्ट और ब्यूटीफुल सोप की लाइब्रेरी को यूज़ कर रहे होंगे। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप जो है वो एपीआईज के जरिए डाटा जो है उसको भी एक्सेस कर सकते हैं, वो एक सेकेंडरी चीज़ है। उसके ऊपर हमने लास्ट टाइम देखा था जब आप आर्काइव से, वेब आर्काइव से डाटा जो है उसको एक्सेस कर रहे थे। तो ये दो ऑप्शन जो है वो आपके पास जो है वो मेजॉरिटी आती हैं। और इसका ये मैंने लिंक आपको दे दिया हुआ है और इसका लिंक जो है वो मैं आपको अभी दे देता हूँ। और इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन डाउनलोड, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे इसकी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगी। एंड इस तरह करके जो है वो आप हेडिंग्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वर्ड काउंट करना चाहें तो वर्ड, ये बेसिकली वर्ड काउंट किया ना कि जो आपने अभी किया कि इसके अंदर 7 हैं। अब मैंने अगर h2 की बजाय यहाँ पे p दिया हुआ, जैसे ये p है, एक मिनट, मेरे पास मेरे हल में है ही नहीं है, एक मिनट, यहाँ पे ना स्ट्रिंग्स है ही नहीं, हमें कोई और पेज लेना पड़ेगा इसको निकालने के लिए। हाँ जी, ये है, यहाँ पे हमारे पास कोई स्ट्रिंग्स वगैरह भी हों, या करें, चलें अभी अभी आज के लिए हम इसको यहीं पे इतना ही रहने देते हैं। आपके अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप मेरे ख्याल में पूछ लें, क्योंकि 10 मिनट ही रह गए इस सेशन के अंदर भी, तो ये ना हो कि ये भी ख़त्म हो जाए फिर जो है वो मसला हो जाएगा। आप के अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो क्वेश्चन पूछ लें और आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उनका आंसर आपको दूं। और ये वाली जो वीडियो आज रिकॉर्ड हो रही है ये अभी थोड़ी देर बाद मैं अपलोड कर दूंगा, और ये जो नोट्स हैं ये भी आज ही अपलोड हो जाएंगे, तो आपको लॉन्ग वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट वीक्स मैं भी काफ़ी बिजी रहा हूँ तो मैं चीज़ों को टाइमली अपलोड नहीं कर पाया। तो ये आप कर लीजिएगा ताकि हम जब संडे वाले दिन सेशन रखें तो आपको ज़रा ऑलरेडी जो है इसका थोड़ा सा आइडिया हो डाटे का, और फिर हम इस वहीं से इसको जो है दोबारा स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा मज़ीद डाटा को एक्सेस करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि मैं कम टाइम लगाऊं इन चीज़ों पे, क्योंकि अभी हमने विजुअलाइजेशन, एनालिटिक्स और ग्राफिक्स वाली साइड पे आया ही नहीं है, और हमारे ऑलरेडी 10 सेशन हो चुके हैं, 10 लेक्चर हो चुके हैं। तो थोड़ी सी अब हमें ज़रा स्पीड पकड़नी पड़ेगी, थोड़ा सा हम स्लो चल रहे थे, और आप लोगों की भी अब पाइथन के साथ जो है ना थोड़ा सा हाथ सीधा हो गया, तो मेरे ख्याल में वी आर ऑन ए गुड मूड नाउ। ठीक है, तो 10 मिनट रह गए इस सेशन में, अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो काइंडली पूछें आप। सर मुझे रिक्वेस्ट के लाइब्रेरी से रिलेटेड पूछना था। जी पूछें।
जैसे कि हमारे पास डेटा फाइल में नहीं है, डाउनलोड हुआ हुआ नहीं है, तो उस वक्त हम अगर ब्राउज़र से किसी भी वेबसाइट से डेटा उठा रहे हैं या फिर गिटहब की किसी रेपोजिटरी से उठा रहे हैं, तो फिर हम ये वाली लाइब्रेरी यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट की। जी ऐसा आप ही है ना? नहीं नहीं, उसमें ये होता है कि अगर तो डाटा आपका आ रहा है ना इंटरनेट से, तो फिर आप इसको आप रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी से करेंगे। इसको समझ लें ऐसे ही जैसे आपका ब्राउजर है, और अगर आपका जो डाटा है आपकी लोकल फाइल में कहीं पर कंप्यूटर पे पड़ा हुआ है, तो उसको सिर्फ आप सादा जो हमने एक एक्सरसाइज की हुई थी ओपन की, अगर आपको याद हो यस, तो जो वो रीड हमने विद करके, के साथ जी, किया था रीड इसको। करके। जी, जी सर। विद ओपन के साथ ऐसे ना, एफ नेम और आर के साथ आपने इसको रीड करना है एज फाइल, और एफ डॉट रीड, और अगर आपने लाइंस करनी है तो आप लाइंस भी कर सकती हैं। तो ये वाली जो चीज़ है ये हमने ऑलरेडी की हुई है। इस तरह करके फिर डाटा जो है वो आप करेंगे। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हमारे पास जो डाटा है वो ऑलरेडी सेव होता है, और मेरे पास बहुत ज़्यादा दफ़ा ऐसा भी होता है कि मेरे पास जो डाटा होता है मैं डाउनलोड करके उसी वक्त प्रोसेसिंग नहीं करता, मैं उसको सेव कर लेता हूँ, प्रोसेसिंग बाद में करता हूँ। तो वो डिपेंड करता है कि आपका मकसद क्या है, सिस्टम क्या करना क्या चाह रहे हैं आप। ठीक है। यस सर, मेरा ना कॉन्सेप्ट यही बिल्ड था रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी से रिलेटेड कि अगर हम डायरेक्ट नेट से डेटा ले रहे हैं ना, हमारे पास लोकल ड्राइव पे नहीं पड़ा हुआ, तो फिर हम उसको रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी जी बिल्कुल। एक्सेस कर सकते हैं। ये मेरा कॉन्सेप्ट सही है ना? मैं जी ये जी कंफर्म। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर एंड और की मुझे पूछना था, इक्वल्स कंडीशन में जो हम एंड और यूज़ करते हैं, एंड हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें मतलब कि हमने दो कंडीशन दी हुई है और दोनों हम मतलब कि जब कोई चीज़ हम प्रिंट करवा रहे हैं तो वो दोनों कंडीशन जब हमारी ट्रू होंगी तो ही प्रिंट होगा आगे कोई चीज़। और एक ऐसा है कि अगर हमारी एक भी कंडीशन मतलब कि सही हो रही है, वो प्रिंट कर देगा आगे वाली चीज़। जी जी, आप ये मैं ये ऐसा ही लिंक है दे, सर? जी ऐसे ही है। आप जाए ना, ये मैं लिंक आपको दे देता हूँ। बूलियन अलजबरा हम इसको बोलते हैं। आप चाहें, सॉरी ये इन्वेस्टोपीडिया पे ले गया मुझे, यहाँ पे भी आपको बूलियन अलजबरा मिल जाता है। आप गूगल के ऊपर जाके बेशक इसको, या शायद ये विकीपीडिया पे मिल जाएगा। ये जो आपने बात बोली है ये ऐसी है, लेकिन क्योंकि हमारे पास एंड और आर के अलावा और भी कंडीशंस होती हैं ना, तो वो आपको जो है ना यहाँ पे जैसे ये आपको पता चल रहा है, ये एंड की कंडीशन लगी हुई है, ये और की कंडीशन लगी हुई है, ये नॉट की कंडीशन लगी हुई है। तो ये एक बुनियादी टेबल है जिसको आप जो है इस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, इसको आप यस देख सर, लें। इसका लिंक दे दें। और सर एक मेंबरशिप ऑपरेटर का पूछना था, जो अभी आपने इन यूज़ किया था वो एज अ मेंबरशिप ऑपरेटर यूज़ किया था। मेंबरशिप ऑपरेटर का मुझे भी नहीं पता क्या होता है, पहली दफ़ा सुन रहा हूँ मैं भी इसका, मुझे नहीं पता क्या होता है। मैं खुद देख लेता हूँ कि पाइथन मेंबरशिप सर लाइक हम लिखते हैं कि एप्पल इन ए, हाँ जी एप्पल हाँ के जी अंदर हाँ ए जी, है या नहीं है, इन और तो नॉट इन का जो यूज़ किया इसको या मेंबरशिप ऑपरेटर बोलते हैं। मुझे नहीं था पता इसका, आपने बताया तो मुझे भी आज पता चला कि इसका एक नाम मेंबरशिप ऑपरेटर भी है। नॉर्मली हम इसको कंडीशंस चेक करने के लिए दिन में 100 दफ़ा इस्तेमाल करता हूँ मैं, लेकिन इसका ये नाम होता है, मुझे भी नहीं था पता इसका। थैंक यू, आपकी वजह से मुझे भी आज पता चल गया कि ये मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं। यस सर, मैं ये एक्सप्लोर कर रही हूँ ना, आजकल प्रैक्टिस में लगी हूँ, तो वो मैं कंफर्म कर रही होती हूँ क्योंकि आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस हर चीज़ मुझसे ज़्यादा है, आप हमारे टीचर हैं, तो मैं आपसे कंफर्म कर रही होती हूँ जो मैं इधर उधर से पढ़ कर आ रही होती हूँ सर्चिंग के थ्रू, तो जी मैं जी आपसे वो कंफर्म कर रही होती हूँ। जी जी, बस ये है ना कि जैसे मैं भी हूँ या कोई भी है, तो बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने अमूमन ये ना डबल अंडरस्कोर देखा होगा पाइथन के अंदर बहुत जगहों पे, ठीक है। और इसको बहुत सारे लोग जो हैं वो अंडरस्कोर अंडरस्कोर कहते हैं। आप यूट्यूब पे चैनल देखें जिनके हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स हैं, वो भी इसको यही कह रहे होते हैं, लेकिन इसका पाइथन में एक प्रॉपर नाम है। यानी जिन लोगों के हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स हैं उनको भी नहीं पता कि पाइथन में इसको क्या कहते हैं। तो असल उसकी वजह ये होती है कि
ये चीजें जो कोई भी चीज ग्रो करती है ना, लैंग्वेज ग्रो करती है तो उसके अंदर नेम आ जाते हैं, और किसी जगह पे किसी ने किसी को कोई एक नाम दे दिया तो हो सकता है वो आप तक ना पहुंचे, आपको ना पता हो उसका। ठीक है, तो और कुछ नाम होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर कॉमन होते हैं। तो ये वाली जो चीज है ना जो अभी आपने बनाया मेंबरशिप ऑपरेटर, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर नहीं है ऐसे। ठीक है, जैसे हम सी प्लस प्लस में इसको इस तरह यूज नहीं करते। ठीक है, तो इस वजह से वो पाइथन से स्पेसिफिक अगर कोई चीज आएगी तो वो हो सकता है मुझे भी उसका ना पता हो। तो जो सी चीज भी आपको मिले उसको मेरे से कंफर्म कर लें या किसी से भी कंफर्म कर लें, इंटरनेट पे देख लें, उसका वो नाम जो है वो आप उसको यूज करें। और यस, आजकल मैं चैट जीपीटी से ज़्यादा कंफर्म कर लेती हूँ अगर कहीं आंसर नहीं मिलता। अब हर चैट जीपीटी का मैं आपको यही कहूंगा, आप सबको ये मशवरा होगा कि उसको जरा कम इस्तेमाल करें। उसकी वजह ये है कि जितना ज्यादा आप उसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे आपकी अपनी एनालिटिकल जो थिंकिंग है वो खराब होगी। खराब होने से मुराद ये है कि आप सारा फिर उसके ऊपर रिलाई करेंगी। जैसे अगर आप कैलकुलेटर से सारा कुछ कर सकती हैं तो आप खुद नहीं सोचेंगे, आप कहेंगे अच्छा 100+200 अब वो कर लेते हैं। बोथ वेज यू विल रीच टू योर गोल, लेकिन जो मकसद है कि आपने भी वो चीज सीखनी है, आपको खुद वो आनी चाहिए, वो फिर मकसद जो है वो मतलब उसके अंदर नहीं रहता। तो कोशिश करें कि ज्यादा चीजें जो है वो, कोई क्वेश्चन हो तो बेशक चैट जीपीटी से पूछें, दैट्स फाइन। वो ऐसी है जैसे आप उसको पूछ रहे हैं गूगल से पूछ रहे हैं, गूगल से भी तो पूछ ही रहे होते हैं ना आप। लेकिन कोशिश करें कि चैट जीपीटी के ऊपर कम रिलाई करें। उसकी वजह यह है कि ये बिल्कुल ऐसे है जैसे ड्रग्स हैं, वो एक दफा बंदे को उसकी आदत पड़ जाए ना फिर वो छूटती नहीं है। और अच्छा प्रोग्रामर मैं समझता हूं वो होगा फ्यूचर में जो कि अपनी एनालिटिकल कैपेबिलिटीज के ऊपर ज्यादा काम कर सके। और पार्टिकुलरली अगर आप स्टार्ट पे हैं और आपने अभी इतना ज्यादा एक्सपीरियंस गेन नहीं किया तो ज्यादा बेटर यह है कि आप चैट जीपीटी के बगैर उसको करने की कोशिश करें। नहीं आ रहा तो फिर ठीक है आप उससे पूछें। मतलब चैट जीपीटी से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, वो तो आपको प्रिंटेड कोड भी देगा, लेकिन आप उसको कहें कि एक पूरे का पूरा प्रोग्राम आपको बना के दे कंप्लीट ए टू जेड, तो वो नहीं बना के देगा। आपको उसको इनपुट देनी पड़ेगी और वो आगे आपको आउटपुट देगा। तो वो इनपुट आउटपुट कन्वर्सेशनल जो है ना वो होगा, और उसके बाद आपका कोई रिजल्ट आएगा। इसी वजह से हम इस चीज को कहते हैं कन्वर्सेशनल एआई है। ये एलएलएम मॉडल्स जो है ये कन्वर्सेशनल एआई की किस्म है। तो वहां पे आपके पास जो है उसकी कन्वर्सेशन जो है वो आप उसके साथ कंप्यूटर के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ठीक है, सही है। कोई और क्वेश्चन है तो आप बेशक पूछ लें। नेक्स्ट वीक जो है ना हमारी यहाँ पे ना केगल की एक मीटिंग है, मीटअप है। तो मेरी कोशिश होगी आपको उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बताऊं कि डाटा साइंस में हम केगल को कैसे यूज़ करते हैं और उसका मीटअप वगैरह कैसे होता है, या हम कम्युनिटी को कैसे, हमारी यहाँ पे कम्युनिटी कैसे काम करती है। क्योंकि पाकिस्तान में तो ये शायद नहीं होती, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा था म्यूनिख में हम लोग करते हैं। तो आपको वहाँ से भी थोड़ी सी जो है ना चीज़ें मैं दिखाऊंगा, सो दैट यू हैव ए फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के केगल कैसे होता है, इसके मीटअप्स कैसे होते हैं, ये चीज़ें ऑर्गेनाइज कैसे की जाती हैं। और डाटा साइंटिस्ट केगल की बेस पे ही बंदा बनता है, उसकी प्रोफाइल जो है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं कि वो हो, उसके बगैर भी डाटा साइंटिस्ट ही होता है, लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल वगैरह हो तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। तो वो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में 1 को है हमारा, 1 जून को नेक्स्ट मीटअप है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वहाँ से भी आपको कुछ जो थोड़ी सी अपडेट जो मैं दूँ नेक्स्ट वीक में। यस सर, मेरी है प्रोफाइल वहाँ पे। अच्छा, ठीक हो गया। कोई और है किसी का क्वेश्चन तो वो आप बेशक पूछ लें। सर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप नीश से मरियम जी के मेरी साथ मरियम से सेट। मरियम से बात हुई है, वो हम आजकल में इसको फाइनलाइज करके आपको ना नीश रिसर्च के ऊपर बताएंगे। एक तो उसमें ये भी होगा कि आपने चैट जीपीटी को यूज करते हुए अपनी नीश वगैरह कैसे फाइंड आउट करनी है, हिडन नीशेस कैसे आप निकालते हैं, और विद पेड टूल और विदाउट पेड टूल जो है ना वो आपने अपनी नीश कैसे फाइनलाइज करनी है। और जो मैंने ये आपको लिंक भेजा ना ट्विटर का अभी थोड़ी देर पहले, इसको आप पूरा एक्सप्लोर करें। यहाँ पे आपको काफी ज्यादा बहुत ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, मतलब बड़ी कंप्रेस्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कौन कौन से जो है ना टूल्स या चैट्स वगैरह के प्रोग्राम जो है मार्केट में किस मकसद के लिए यूज हो रहे हैं। तो इन्हीं को थोड़ा सा लेके मैं एलेबोरेट भी करूंगा नेक्स्ट सेशंस में।